सो स्टूडेंट्स, आपके सामने हाजिर है ये पेपर 22 जनवरी के शिफ्ट नंबर 1 का। तो हम एक एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं मैथमेटिक्स का। तो पहला एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला इन हाउ मेनी वेज 5 लीटर्स वर्ड कैन बी मेड यूजिंग एनी डिस्टिंक्ट 5 अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कितने अल्फ़ाबेट्स लेने हैं, हमें 5 लेने हैं, वो भी कैसे लेने हैं, डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सच दैट द मिडिल अल्फ़ाबेट इज एम, और मिडिल अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और बोलना है लेटर्स शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और लेटर्स कैसे होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ ये वो चीज़ है जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स ने गलती की है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीएनसी में हमें 5 लेटर्स का वर्ड चाहिए, तो मैंने क्या किया, 5 प्लेसेस यहाँ पर मार्क कर दिए। उसके बाद हमें कंडीशन दी थी क्या, जो एम है वो कहाँ आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए। चलो मिडिल में आ गया, तो मिडिल में आ गया। इसको फिल करने का तरीका क्या है, इसको फिल करने का एक ही तरीका है, क्योंकि जो चीज़ स्पेसिफिक होती है, हमें कंडीशन दी जाती है, उसको हम 1 ही काउंट करते हैं। नाउ इन 4 को फिल करना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, इन 4 जगह को फिल करना है। टोटल लेटर्स होते हैं 26, बट अभी एक हम ले चुके हैं, रिपीटेशन नहीं, इसलिए 25 बचा, 25 C4 कर देते हैं, इसलिए वो गलती हो जाती है। बट हमें एक चीज़ और बोलिए क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो लेटर्स एम के बाद आते हैं वो यहाँ पर फिल नहीं हो सकते। तो एम से पहले जो 2 प्लेसेस हैं, ये 2 प्लेसेस, यहाँ पर कौन से लेटर्स आएंगे जो कि एम से पहले हैं। तो आपको ABCD आती होगी, ABCD को थोड़ा काउंट करना पड़ेगा। तो एम से पहले कितने लेटर्स आते हैं, तो आप काउंट करोगे ABCDEFGH ऐसे काउंट करोगे, तो यहाँ समझ में आएगा यार 12 लेटर्स आते हैं। 12 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं। अब इनको क्या अरेंज भी करना है क्या सर, नहीं, अरेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सपोज मैंने एक लेटर लिया A, दूसरा लिया C, क्या मैं उनको अरेंज कर सकता हूँ, तो A यहाँ पर आएगा, C यहाँ पर आएगा, मैं उसको अरेंज करूँगा तो ये C और यहाँ पर A आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CA लिखते ही इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। तो इसलिए हम ओनली 12C2 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर M के बाद कितने लेटर्स होते हैं, 13 लेटर्स होते हैं, तो ये आ जाएगा 13C2, और बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 × 11/2 इस तरह कैलकुलेट होता है। यहाँ 13 × 12/2 जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कैंसिल आउट करके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 66 × 78, और 66 × 78 करेंगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आने वाला है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 5148। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, समझ में आया किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सिली मिस्टेक्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको ध्यान से हमें करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना लगता है ना, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इस बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन को देखो कैसे हम बहुत प्रिकॉशन के साथ हम इसको अच्छे से करेंगे, है ना। सबसे पहले हम किस पर फोकस करेंगे, हम इस वाली चीज़ पर फोकस करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं सर, क्यों हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसलिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है 11C 2r+1, सी के नीचे 2r+1 लिखा है, प्लस अपॉन में भी 2r+2 है। तो हम नहीं चाहते कि नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो और सी के साथ भी वेरिएबल हो। हम क्या चाहते हैं कि एक ही जगह वेरिएबल हो, तो हम डिनोमिनेटर में से हटाना चाहते हैं, क्योंकि सी के नीचे से वेरिएबल हमारे हाथ में है नहीं हटाना। ओके, सो डिनोमिनेटर में से कैसे हटाते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। मैं इस चीज़ को पहले मैं TR सपोज करके लिख लेता हूँ। TR = 1/2r+2। Now 11C 2r+1, that's why 1/2r+2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर देते हैं हम, 2r+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इनका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, वो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 10 - 2r का फैक्टोरियल। इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ये चीज़ और ये चीज़ यदि हम इनको कंबाइंड लिखते हैं, 2r+1 फैक्टोरियल इंटू 2r+2, ये कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा, 2r+2 का फैक्टोरियल। तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ नीचे, 2r+2 का फैक्टोरियल, यस। और यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, 10 - 2r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 11 है ना, 11 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब जरा मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, क्या मैं 11C 2r+2 लिख सकता हूँ। इसको मनी मन में यदि कैलकुलेट करेंगे तो 11C 2r+2 लिखा तो 11 चलेगा, ये चलेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना आएगा, 9 - 2r आना चाहिए। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करके 10 - 2r नहीं आ रहा है, ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम कर रहा है। बट यदि 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल बन जाए तो 12 फैक्टोरियल अपॉन दिस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यही आएगा क्या, यस, ये आ जाएगा। तो हमें 11 की जगह 12 फैक्टोरियल बनाना है, और इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, 12 का मल्टीप्लाई 12 का डिवाइड। तो इसलिए मेरा जो
यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं अब 12 फैक्टोरियल अपॉन 2r प्लस 2 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2r का फैक्टोरियल, ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया। अब जब मैंने इस तरह से लिख दिया, और हाँ ये नहीं भूलना है हमें 1/12 भी बचेगा, तो नाउ ये वाली जो चीज़ है इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ हमारा जो टी आर है, टी आर हमारा बन जाएगा दिस टी आर इज इक्वल टू 1/12, ये बनेगा 1/12 इंटू 12c2r प्लस 2। तो देखो स्टूडेंट, अभी ये इसके कंपेयर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर अभी डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल था वो हमने रिमूव कर दिया है। अब हमें पता है इसके आगे क्या लगाना है, इसके आगे हमें लगाना है समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर 5। तो चलिए उसको लगा देते हैं हम। तो समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर 5, और यहाँ पर है 1/12 इंटू 12c2r प्लस 2। तो यदि मैं समीशन का मतलब होता है एडिशन करना, r की वैल्यू हमें डालनी है, जैसे ही मैं r की वैल्यू डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, और ब्रैकेट लगा देते हैं हम, मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट, और यहाँ पर हमें मिलेगा 12c2 प्लस 12, 0 डालेंगे तो जब 1 पुट करेंगे तो 12c4, देन 12c6, 12c8 प्लस 12c10, एंड लास्ट में हमें मिलेगा 10 नहीं 12 मिलेगा। यहाँ पर 12 हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर ये 12 आ गया, 12c12 ऐसा आ चुका है यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या करना है, अब देखो ये सीरीज जानी पहचानी लग रही है ना, जानी पहचानी लग रही है भाई, 2 से शुरू हो रही है, 0 से शुरू होती है तो हम ज़्यादा अच्छे से हमें पता है। तो मैं यहाँ पर एक टर्म इसका इंक्रीज करना चाहता हूँ, 12c0 इंक्रीज किया है तो उसको मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यस, ऐसा मैंने लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है इसको क्या लिखा जाता है, इस वैल्यू को लिखा जाता है 2 पावर n-1, और n की वैल्यू 12 है, दैट्स वाई 12 माइनस 1, यहाँ पर क्या है -1 है। सो 1/12 इंटू 2 पावर 11 माइनस 1, 2 पावर 10 हमें पता है 1024 होता है, 2 पावर 11 कितना होगा 1024 इंटू 2 यानी कि 2048 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2047/12। दिस विल बी द आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन हमें मिल गया, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें वेरिएबल को खत्म करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ टी आर जो है 4 टर्म्स का प्रोडक्ट में दिया गया। आज तक इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इस बार पूछ लिया, क्या करें, हमें करना तो पड़ेगा। तो देखो हम किस तरह से स्मार्टली हम इसको करेंगे। टी आर दिया है और यहाँ पर देखो इन्होंने क्या पूछा है, समीशन पूछा है, इन्फानाइट में लिमिट पूछी है, और 1/TR करने के लिए बोला गया है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले 1/TR कर देते हैं। तो 1/TR हमने किया, 1/TR को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। TR का उल्टा हो जाएगा तो यहाँ 64 ऊपर आ जाएगा, 64 जैसे ऊपर आया नीचे क्या हो जाएगा 2r-1 इंटू 2r+1, 2r+3, 2r+5, इस तरह से हम लिखेंगे। अब जब भी इस तरह से डिनोमिनेटर में लिखा जाता है तो हमारा पर्पस क्या होता है, और यहाँ सीरीज यदि समीशन होता है तो हमारा पर्पस होता है डिनोमिनेटर में यदि वेरिएबल है उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया जाए, उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए, देन आर की अलग अलग वैल्यू डाली जाएंगी और बहुत सारी वैल्यूज़ कट हो जाती हैं, है ना। तो सेम मेथड हम यहाँ अपनाने वाले हैं। बस हमें क्या करना है, मैं ऐसा लिखूँगा 1/TR इज इक्वल टू 64 को मैंने बाहर निकाला अंदर, 1/, एक बार मैंने क्या किया, इन 3 पार्ट्स को लिया, किसको, ओनली इन 3 को लिया गया। जैसे ही मैंने इन 3 को लिया तो मुझे क्या मिलेगा 2r-1, 2r+1, 2r+3 -1 अपॉन, नेक्स्ट में क्या किया, मैंने इन 3 पार्ट्स को ले लिया, इन 3 को, तो ये कितना आ जाएगा 2r+1, 2r+3, 2r+5, इस तरह से आ गया। ओके अच्छा, अब जरूरी नहीं है यहाँ पर 1 और 1 हो, है ना, तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं ना सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर, तो हम देखेंगे एलसीएम जो आएगा इसमें क्या होगा 2r-1 इधर जाएगा, 2r+5 इधर आ जाएगा, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं जो एलसीएम आएगा इन चारों का, तो 2r+5 माइनस 2r-1, तो हम देख सकते हैं 2r कट हो जाएगा और क्या होगा -5 -1 मतलब 5+6 आ जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर 6 की मिस्टेक है, मतलब यहाँ ऊपर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 6 बना देते हैं।
चलेगा कि नहीं चलेगा? यस चलेगा। क्यों किया? क्योंकि जब हमने एलसीएम लेकर देखा, इधर मल्टीप्लाई कैंसिल आउट होंगे तो क्या होगा, ऊपर 6 बचेगा, बाकी सारी चीज़ें कट हो जाएंगी। लेकिन हमारे केस में हमें ऊपर 1 बचना चाहिए तभी बैलेंस होगा, तो उस 6 को बैलेंस करने के लिए नीचे किससे डिवाइड कर दिया? 6 से। ओके, तो इस तरह से हमने डिवाइड किया। नाउ अब हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर हम चले जाते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है हमारा? लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो 1/TR, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो नाउ 1/TR की वैल्यू ये है, इसमें समीशन हम लगाना चाहते हैं, समीशन में लगाता हूँ तो फिर ये वैल्यू आएगी हमारी, वो होगी 64/6, ये रहेगा। अंदर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, पहले r इज इक्वल टू 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1/2 - 1 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस में क्या आएगा यहाँ पर 1/3 × 5 × 7। ओके, नाउ प्लस में क्या आएगा, अब r इज इक्वल टू क्या डाला जाएगा, 1 डाल चुके हैं, अब 2 डालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/3 × 5 × 7 मिलेगा। देखो पुट करके देखो, 2 डालोगे 4 - 1 3, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 4 + 1 5 एंड 4 + 3 7, माइनस यहाँ पर यदि हम डालेंगे तो क्या मिलेगा 5 × 7 × 9, इस तरह से हमें मिलेगा प्लस, डॉट 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 चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा, इन्फानेट तक। इन्फानेट तक क्यों जाएगा, क्योंकि ये n है और n कहाँ तक है, इन्फानेट तक, मतलब इन्फानेट टर्म्स तक हमें सीरीज ले जाने के लिए बोला गया है। तो हमें एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर मिली कि इससे ये कट हो जाएगा, ऐसे ये सारे टर्म्स आपस में कट होते जाएंगे, तो जनरली हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचता है। बट जब इन्फानेट तक जा रहा है और n की वैल्यू नीचे है, तो नीचे वेरिएबल है तो नीचे इन्फानेट आएगा, इससे लास्ट वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो ओनली हम क्या लेते हैं इन्फानेट केस में, ओनली फर्स्ट। तो इसलिए हमारा अब जो फाइनल आंसर आने वाला है यहाँ से, तो क्या क्या बचा हमारे पास 64/6 इंटू ये 1/15, तो 1/15 यहाँ पर बच चुका है हमारे लिए। थोड़ा कैंसिल आउट कर देते हैं जो चीज़ें कट हो रही हैं, इसको हमने 2 से कट किया, ये 3 टाइम्स और ये 3 और ये 2, 32 आ गया। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लिकेशन करके 32 ऊपर और नीचे 15 × 3 आ गया 45, तो इसलिए 32/45 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर पार्शियल फ्रैक्शन करके हम इस तरह से एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है ना, ये हमारा सिंपल लॉग बेसिस पे क्वेश्चन है, लॉग एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने देखा, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ LHS में लॉग दिख रहा है वो भी पावर में, RHS में कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या चाहते हैं या तो पूरा क्वेश्चन लॉग में हो या फिर पूरे में क्वेश्चन लॉग हो ही ना। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, दोनों तरफ मैंने इसको लॉग ले लिया, लॉग ही ln ले लिया। जैसे ही ln लिया तो ये पूरी चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, आगे पहुँच जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स, है ना, रूल के अकॉर्डिंग आगे पहुँच जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा ln, और ln कितना होता है हमें मालूम है, ln 1 होता है। तो जैसे ही हमने वैल्यू डाली तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 ln स्क्वायर x + 3 इज इक्वल टू ln x⁻8। अब जो x⁻8 है उसको मैं कहाँ लेके आ सकता हूँ, यहाँ लेके आ सकता हूँ, है ना। अच्छा, अब देखो जब मैं इसको LHS में लेकर आ जाऊँगा 8 ln x को, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा ln में। और जब भी क्वाड्रेटिक बनता है तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, t डाल देते हैं। तो लेट ln x इज इक्वल टू t। ln x को जैसे ही मैंने t डाला तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा 5t² - 8t + 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह से मिलेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन हो सकता है इसका, तो सिंपल सा फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं। क्या होगा, 5 और 3 मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, ये 15 आता है, इसको हमें ब्रेक करना है तो ये कितना होगा 5t² - 5t - 3t + 3 इज इक्वल टू 0। नाउ ये आ गया हमारे पास क्या, 5t × t - 1 - 3 × t - 1 इज इक्वल टू 0। नाउ t - 1 मैंने कॉमन लिया, जैसे ही t - 1 कॉमन लिया तो t - 1 × 5 - 3 इज इक्वल टू 0। सो t की मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, 1 और 3/5, है ना। t की 2 वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। चलिए अब हम क्या करते हैं, लॉग के फॉर्म में लिख देते हैं। तो log x मतलब ln x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 और 3/5। जैसे ही एंटी लॉग लेंगे यहाँ से तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, e⁻1
और e पावर 3/5, और इन वैल्यूज़ को ही तो क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। और इन्होंने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। बताओ, तो जैसे ही हमारे पास x की जो वैल्यू आ चुकी हैं, है ना, रियल वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन e पावर 1 इंटू ई पावर 3/5, तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं। ऐड होने के बाद कितना आ जाएगा, e पावर 8/5। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज अवर आंसर, e पावर 8/5। आई होप आपको समझ में आया होगा। लॉग का सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ बोला इन अ बैग, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, इतना सोचा नहीं था कि इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इन अ बैग देयर आर 6 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, सपोज हमने बैग बनाया, इस बैग में हमें बोला है 6 वाइट बॉल्स हैं, ओके 6 वाइट बॉल बना दिए हैं। देन बोला है 4 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 4 ब्लैक बॉल्स हमने लिख दिया। देन 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली 1 बाय 1। याद रखो कैसे निकाल रहे हैं इनको, 1 बाय 1 करके, एक एक करके निकाला जा रहा है ना, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट हम ले रहे हैं। देन प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ बॉल्स आर वाइट, और हमें बताना कि दोनों बॉल्स कैसी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। तो इन वाइट बॉल्स को हम कैसे बनाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर लिखते समय हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऐसी चाहिए कि पहली बॉल भी वाइट होनी चाहिए एंड सेकंड बॉल भी वाइट होनी ही चाहिए। तो पहली बॉल के हम निकालना चाहते हैं यहाँ से, जैसे ही मैं पहली बॉल निकालना चाहता हूँ, तो पहली बॉल के वाइट होने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, फेवरेबल 6। टोटल बॉल्स कितनी है मेरे पास 10। फिर एक बॉल निकल चुकी है यहाँ पर वाइट, देन सेकंड बॉल फिर से मुझे निकालनी है। तो सेकंड के लिए 6 में से एक जा चुकी है, 5 बचेगी। टोटल 10 थी, 10 में से एक जा चुकी है, तो 9 बचेगा। जब इतना कैलकुलेशन हो चुका है तब इसको हम कट कर देते हैं, इससे 3 टाइम्स कट कर देते हैं। 3 से ये 3 टाइम्स कट हो जाता है, तो बहुत अच्छा आ गया, 1/3 आंसर आ गया। क्या ऑप्शन में है, यस ये हमारे ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना। तो इतना सोचा नहीं था कि प्रोबेबिलिटी का इतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, और आया है तो अच्छा है, आप लोग करके भी आए होंगे, है ना। और नहीं आए हो तो आगे यदि आप पेपर दे रहे हो तो आपको ये करना ही चाहिए। ओके नेक्स्ट, एपीजीपी का हम क्वेश्चन देखते हैं। ये एपीजीपी का क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितना हमने सोचा था उससे थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन इसमें पूछा गया है। इतना लेंदी कैलकुलेशन जनरली होता नहीं है, पर ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें बोला है A1 A2 A3 ANR इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में है, सच दैट किस तरीके से है कि A1 इंटू A5 इज इक्वल टू 28 है, A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 29 है। देन द वैल्यू ऑफ A6, तो A6 की वैल्यू क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। A1 इंटू A5, तो A1 इंटू A5 इज इक्वल टू 28। A1 को A लिखेंगे, A5 को क्या लिखेंगे, AR पावर 4। ये कितना आ गया 28, मतलब A² R पावर 4 इज इक्वल टू 28 आ चुका है ना। इसको हमने ऐसा लिख दिया 28। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि A2 प्लस A4 29 दिया गया है। A2 प्लस A4 लिख लेते हैं, चलिए हम A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 29। A2 मतलब कितना होगा AR, इसका A4 का मतलब AR क्यूब इज इक्वल टू 29। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो अब देखो, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, A और R की वैल्यू निकालनी है। देन A6 का मतलब क्या होता है, AR पावर 5, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर सकते हो, है ना। बट यहाँ डेटा ऐसा है कि ना यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट वे हम यूज करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन गंदी ना हो। और वो स्मार्ट वे क्या है, ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या दिया गया है, AR है, AR क्यूब है ना। तो AR है, AR क्यूब है। सपोज मैं इसको अल्फा और इसको बीटा बोल देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, क्या इसको भी हम AR इंटू AR क्यूब लिख सकते हैं क्या, इस वाली चीज़ को, यस इसको भी हम AR इंटू AR क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट भी, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा ये। इसका मतलब ये चीज़ अल्फा इंटू बीटा लिखी गई है और यहाँ पर ये वाली चीज़ अल्फा प्लस बीटा लिखी गई है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स दिया गया है। तो ऐसे इक्वेशन में बनाना चाहता हूँ जिसमें प्रोडक्ट कितना है 28 है, सम कितना है 29 है। ऐसी इक्वेशन क्या बन जाएगी, और सपोज टी में हम बना देते हैं। सो t² माइनस 29 t प्लस 28 इज इक्वल टू 0, है ना। ये इसमें इक्वेशन बनेगी जिसमें सम कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा 29, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 28। यहाँ से यदि मैं t की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो फैक्टराइज करके बहुत आसानी से t की वैल्यू आ रही है 1 और 28, है ना। t की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब ये इसके दो रूट्स हो गए जिसका नाम हमने क्या रखा था, एक का अल्फा दूसरे का बीटा। तो अल्फा मतलब क्या था, a इंटू आर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और a इंटू आर क्यूब, यहाँ पर था ना अल्फा AR था और बीटा AR क्यूब था। AR क्यूब कितना हो गया हमारे पास 28,
8। ये दोनों इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जल्दी से ऐसे डिवाइड करेंगे तो दिस अपॉन दिस किया तो क्या होगा, ए कट हो जाएगा, आर क्यू अपॉन आर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 28, या फिर आर बोल सकते हैं √28। आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर आ चुका है तो इसको चलो इसके इक्वेशन नंबर 3 हम नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन को हम यूज करना चाहेंगे। जब मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से मुझे पता है ए स्क्वायर आर पावर 4 इज इक्वल टू 28। आर स्क्वायर 28 है, आर स्क्वायर की वैल्यू इधर डालेंगे तो कितना आएगा, 28 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 28। यहाँ से इससे एक कट हो जाएगा, दैट्स वाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/28। इस तरह से वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब ये जो वैल्यू आ गई है, अब हम क्या करते हैं, फाइनल आंसर निकालते हैं। हमें क्या निकालना था, A6। सो A6 कितना होगा, ए आर पावर 5। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ स्क्वायर है, तो या तो हम उसके तरह से वैल्यू डाल सकते हैं, या फिर एक और तरीका, यदि फास्ट कैलकुलेशन करना है तो हम पहले से स्क्वायरिंग कर दें, बाद में रूट वगैरह की बात कर लेंगे। तो यदि मैंने स्क्वायरिंग किया तो ये कितना हो जाएगा, आर पावर 10। ए स्क्वायर कितना है मेरे पास, 1/28, 1/28 मैंने लिख दिया। आर स्क्वायर इतना है 28, तो आर पावर 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 पावर 5। तो इससे कट करेंगे, यदि इससे कट करेंगे तो 4 बचेगा, तो आ जाएगा A6 स्क्वायर इज इक्वल टू 28 पावर 4। स्क्वायर रूट लेंगे तो A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 का स्क्वायर। अब 28 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, कितना आता है 28 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, हमें 784 ये आंसर हमें मिलेगा। तो डायरेक्टली भी यदि नहीं याद है तब भी हम ऐसा बोलेंगे 8 × 8 कितना होता है, तो यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है वो कितना आएगा, 8 × 8 होता है 64, तो 4 आना चाहिए यूनिट प्लेस वाला नंबर, इसलिए 784 इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था APGP का, जो कि इतना लेंथी होता नहीं है ना, बट फिर भी हम इतना सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरबोला का। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो देखते हैं कि हमें दिए हैं 2 फोकाई दी गई हैं, ये और ये। जरा देख के बताओ एक्स और वाई में कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। तो आप देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, वाई वेरी कर रहा है। इसका मतलब है कौन सा हाइपरबोला है, वर्टिकल हाइपरबोला है। इसको कई बार हम गलत ले लेते हैं, इसके लिए गलती नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, हम हाइपरबोला बना देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने हाइपरबोला बना दिया। ये जैसे ही हाइपरबोला मैंने बनाया, अब इसमें मार्क कर देते हैं हमारे क्या, फोकस। तो फोकस कहाँ पर है, एक फोकस यहाँ पर है S1 जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया है 1,14। एक फोकस यहाँ पर होगा जिसको हम S2 नाम दे देते हैं 1,-12। और इनका जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट यहाँ पर जो हो जाएगा सेंटर। तो सेंटर कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट 1,1। इस तरह से हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब एक और पॉइंट हमें दिया गया है कौन सा, 1,6। तो 1,6 डेफिनेटली एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो यहीं पर होगा और यहाँ पर ही होगा, और हाइपरबोला पास हो रहा है, इसका मतलब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये होगा 1,6। अब जैसे इतना हमें पता चला तो एक बहुत अच्छी चीज़ हमें समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको ये हम क्या बोलते हैं, B। तो दिस लेंथ इज इक्वल टू कितनी आ गई, 5। B इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। जैसे ये 5 आया, एक लेंथ और हमें पता है, दिस लेंथ, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ये लेंथ होती है BE, और ये वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमें 13 दी गई है, और B 5 है, दैट्स वाई E कितना आ जाएगा हमारे पास 13/5। E हमारे पास 13/5 आ चुका है, B आ चुका है, E आ चुका है। बस किसकी कमी है, एक ही कमी, क्योंकि लेटर सेक्टम की लेंथ पूछी और उसकी लेंथ वर्टिकल हाइपरबोला में क्या होती है, 2a² तो चलिए हम A की वैल्यू निकालते हैं, और उसके लिए हमें सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाना होगा। इस सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये क्या होता है, E इज इक्वल टू 1+, वैसे B² होता है, बट वर्टिकल के लिए A²/B² हो जाएगा। तो नाउ E स्क्वायर निकालते हैं, तो E² कितना आ जाएगा, 169/25 इज इक्वल टू 1 प्लस A²/B²। स्क्वायर निकालना है तो A²/B² कितना आ जाएगा यहाँ 25। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, जब 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 144/25। यहाँ इक्वल का साइन आएगा, इक्वल टू A²/25 इस तरह से आ जाएगा। और इसमें से हम इसको कट कर देते हैं, दैट्स वाई A² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, A² आ गया हमारे पास 144। तो चलिए अब लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम।
LLR लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये फॉर्मूला वर्टिकल हाइपरबोला के लिए होता है 2a² (b) 2 इंटू a स्क्वायर कितना है हमारा 144, नीचे b कितना था हमारा, b यहाँ पर है, b आया हमारा 5, तो दिस इज 5, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 288/5। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, यस बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है 288/5। इस तरह से हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल देंगे इजीली। क्लियर, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है mod z = 1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 0 0 है बट रेडियस 1 है। तो चलिए हम इसको x एक्सिस y एक्सिस पे बना देते हैं। तो मैंने इसको x एक्सिस y एक्सिस बनाया, इसका एक सर्कल बना दिया। जैसे ही मैंने ये सर्कल बनाया, अब मैं आगे की चीज़ें कर सकता हूँ। क्या आगे मुझे बोला है 3 पॉइंट्स से सेटिस्फाई करते हैं इस सर्कल को, और किस तरह से करते हैं कि उनका एक का आर्गुमेंट कितना है z1 का -π/4। तो ये -π/4 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा डेफिनेटली आर्गुमेंट, है ना, दिस इज -π/4। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा z1। अब जैसे ही z1 आया, मुझे पता है इसकी रेडियस कितनी है 1 है, तो ये 1 cos 45 हो जाएगा इधर, और यहाँ पर 1 sin 45 हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा आ जाएगा 1/√2 से -i/√2, ऐसा आ जाएगा ये हमारे पास, है ना। नाउ ये वाला पॉइंट, क्योंकि सेकंड में क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट क्या है 0 है, आर्ग्यूमेंट 0 मतलब ये लाइन आ जाएगी, z2 यहाँ पर आ जाएगा, और z2 यहाँ पर क्या होगा, ओनली 1 होगा, या फिर हम बोल सकते हैं 1 + 0 i, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ से हम इसको π/4 बोलेंगे, दिस इज π/4। तो ये पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया z3, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट z3 इज π/4। ये भी यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या होगा, cos 45 sin 45, दैट्स वाई 1 क्योंकि रेडियस तो कितनी है 1 है, तो 1/√2 यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस i/√2। इस तरह से ये आ चुका है, ठीक है। तो z1 z2 z3 की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, बस हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करना है। यहाँ ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, z1 z2 बार z2 z3 बार प्लस z3 z1 बार, इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखो, इसको करेक्ट करना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर हमें यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर स्क्वायर है, तो मैं भी यहाँ पर स्क्वायर लगा लेता हूँ। यहाँ मैंने स्क्वायर अपने पे लगा लिया। नाउ मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, z1 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो z1 की वैल्यू कितनी आएगी, z1 हमारा इतना है, तो कंबाइंड फॉर्म में मैं लिखता हूँ एलसीएम लेने के बाद, तो कितना आ जाएगा 1 - i/√2, इस तरह से आ जाएगा। नाउ z2 बार, z2 1 है, आयोटा वाला पार्ट ही नहीं है, तो बार लगाने कोई पर्पस ही नहीं है, ओनली 1 हम लिख सकते हैं। z2 हमारा 1 है। नाउ z3 ये है, बार लगाएंगे तो आयोटा वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1 - i/√2 प्लस z3 क्या है 1 + i/√3, इस तरह से मैंने लिखा। और z1 बार, इसका बार लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + i/√3, सॉरी √2 है यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन में √2 आ जाएगा, ये √2 आ गया, यहाँ मॉडुलस खत्म है उसका स्क्वायर। तो अब जरा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर ये एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ डबल हो जाएंगी। जैसे ये डबल हो जाएंगी तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉल्व करके 1/√2 + 1/√2 √2 बन जाएगा, -i/√2 -i/√2 -√2 आयोटा आ जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ें क्या आ जाएंगी, यहाँ पर 1 + i² + 2 i/2, इस तरह से ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको ये कट गया, ये कट हो गया, यहाँ पर 2 i बचेगा, 2 से 2 भी कट हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो फाइनल बचेगा यहाँ से, जो फाइनल हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा √2, हाँ यहाँ पर स्क्वायर भी है, √2 यहाँ पर प्लस 1 - √2 आयोटा मॉडुलस का स्क्वायर। अब इस मॉडुलस को यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे बहुत आसान तरीका है, क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस और स्क्वायर की वजह से रूट नहीं आएगा, प्लस कितना आ जाएगा 1 - √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 प्लस √2 का स्क्वायर मतलब 2 आएगा यहाँ पर, एंड देन आ जाएगा -2√2। तो फाइनल चीज़ आ गई 5 - 2√2। और हमें इसको कंपेयर करने के लिए बोला गया है, किससे, इस वाली चीज़ से बोला गया है, तो अल्फ़ा + β√2। तो यहाँ से कंपेयर करके हम क्या बोल सकते हैं, हमारी जो वैल्यू आएगी, अल्फ़ा = कितना है 5 है, और बीटा = कितना है हमारा -2 है। दैट्स वाई जो हमें फाइनल बोला था क्वेश्चन, ये वैल्यू निकालने के लिए, तो हम बोलेंगे 3 × -2 + 2 × 5
दैट्स वाई -6 + 10 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 4। 4 कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया आपको किस तरह से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी ज्योमेट्री आती है तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिलेशन टॉपिक से, स्पेसिफिक रिलेशन। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है कि let A is equal to 1 2 3 then the number of non empty equivalent relations on set A। तो set A में से हम कितने non empty equivalence relation बना सकते हैं। और equivalence relation की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक होना चाहिए। तो चलिए हम बना के देखते हैं। पहला जो होगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा कि 1,1 2,2 एंड 3,3 इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट और क्या बन सकता है, और बनेगा हमारा ये 1,1 रहेगा ही उसमें, 2,2 रहेगा ही उसमें, 3,3 भी रहेगा और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर 1,2 आ जाएगा, 2,1 आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। और क्या बन सकता है, 1,1 रहेगा, 2,2 रहेगा, 3,3 रहेगा। अब 1,2 की जगह हम 2,3 और 3,2 को डाल देंगे, है ना। और आप लोगों को चेक करना आता है कि ट्रांजिटिव सिमेट्रिक हम कैसे चेक करते हैं। इस तरह से हमने लिखा। और क्या हो सकता है इसमें, इसमें हम लिखेंगे 1,1 2,2 3,3 1,3 3,1 ये वाला आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, ये दोबारा से हम लिखेंगे 1 1 2 2 3 3, ये तो हर किसी में आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार 1 2 लिया, 2 3 लिया, 1 3 लिया, एक बार इन सबको ले लो। 1,2 2,1 2,3 3,2 और 1,3 एंड 3,1। तो इस तरह से हम यदि बनाएंगे तो हमने देखे कितने बन गए हमारे, तो ये यहाँ पर हमारे 5 बन चुके हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ऐसे कितने रिलेशन हम बना सकते हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो। ऐसे हम 5 रिलेशन टोटल बना सकते हैं जो कि इक्विवेलेंस की कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ भी मैथमेटिक्स एक्चुअल में लगा ही नहीं सकते, हमें सिंपल क्या करना है, लिख कर देखना है ना। लिख के यदि आपने देख लिया तो सही है, इसलिए मिस्टेक होने का चांस इस क्वेश्चन में बहुत रहता है। तो इसलिए बेटर होगा कि इस क्वेश्चन को या तो लास्ट में करें या फिर इसको छोड़ भी दें तो अच्छा है, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी -1 मिले, इससे क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की दी गई है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिया है, x और ब्रैकेट में 2 दिया है। मतलब एक हिंट है कि यहाँ पर y का फंक्शन नहीं, जनरली y के ब्रैकेट में 2 दिया जाता है। इसका मतलब x में हमें सॉल्व करना होगा। और यदि हम देखें भी तो यहाँ y पर पावर कितनी दिख रही है, 2। तो जनरली ऐसे केस में क्या होता है, लीनियर वाला मेथड लगता है ना, जो जिस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। तो लीनियर वाला लगाने के लिए हम x में एक बार ट्राई कर सकते हैं। और x में ट्राई करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, dx/dy बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम dx/dy बनाते हैं। तो y² dx, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो उधर क्या आएगा, 1/y माइनस x, है ना, उधर जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। तो dx/dy, dy को नीचे डिवाइड किया, y² को उधर भेजा, तो कितना आ जाएगा, 1/y³ माइनस x/y²। x/y² को इधर बुला लेते हैं। सो यहाँ से dx/dy प्लस x/y² इज इक्वल टू 1/y³। तो ध्यान से देखो, ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। बट ये लीनियर किस में है, x में लीनियर है ना। किस में लीनियर है, ये x में लीनियर है। तो x में लीनियर है, इसलिए हम इसमें अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर आएगा हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन क्या, x का साथी कौन है, 1/y²। तो 1/y² dy। तो यदि हम करेंगे तो ई पावर ये कितना आ जाएगा, 1/y² का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/y। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया। नाउ अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारा क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्यूब x की जगह क्या है, 1/y³ 1/y³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, इस तरह से रहेगा।
तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है माइनस 1/y इज इक्वल टू यहाँ पर e पावर माइनस 1/y अपॉन वाई क्यूब डी वाई प्लस सी। यहाँ पर भी हमें डी वाई लगाना चाहिए, यहाँ पर भी डी वाई, है ना, इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम टी एज्यूम करेंगे। किसको टी एज्यूम करोगे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर टी को, किसको, माइनस 1/y इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंसिएशन यदि किया जाए तो डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा इसका, 1/y² डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी। ये आ चुका है, ये हम पुट करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको पुट करता हूँ तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ तो एज इट इज़ रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंटीग्रेशन में यदि हम डालेंगे, इसको मैंने टी डाला है तो इसको टी डालने से क्या होगा, हाँ, इसको टी डालने से e पावर टी मिलेगा हमें। और नीचे वाली चीज़, अब देखो 1/y² dy ये मिलके तो dt बना देगा, लेकिन अपॉन में क्या मिलेगा, एक y रह जाएगा। क्या रह जाएगा, एक y रह जाएगा। तो इस y के लिए हम क्या करें, हम यहाँ से बोल सकते हैं इस वाली चीज़ से कि माइनस 1/y इज इक्वल टू टी है, दैट्स वाई 1/y इज इक्वल टू माइनस टी हो जाएगा। तो हम ये 1/y जो बचा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टी। तो माइनस लगा के टी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये इंटीग्रेशन का साइन। प्लस में क्या रहेगा आगे हमारे पास सी। नाउ अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा और माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। नाउ टी तो ऐसे ही रहेगा, ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी हो जाएगा, माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। जल्दी से कर सकते हैं हम, टी का डिफरेंस 1, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी, फिर से ई पावर टी का इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या रहेगा, ई पावर टी ही रहेगा। इस तरह से नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1y इज इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टी की है माइनस 1/y, टी की वैल्यू है माइनस 1/y, तो माइनस 1/y ई पावर माइनस 1/y माइनस ई पावर माइनस 1/y प्लस सी। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। ई पावर y चाहे हम कॉमन ले सकते हैं, तो ई पावर माइनस 1/y कॉमन लिया और अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस वो भी प्लस, तो मतलब 1/y प्लस 1 प्लस सी x इंटू ई पावर माइनस 1/y। अब हमें क्या वैल्यू दी गई है कि x ब्रैकेट के अंदर 2 मतलब y 2 है तब x की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ दी गई है हमें, क्या दिया गया है, x ये y 1 है तो x भी 1 है, तो इस वैल्यू से हम c निकालेंगे इसका यूज करते हुए। तो x और y की वैल्यू डाल देते हैं, है ना, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये हम यहाँ पुट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 डालेंगे तो e पावर माइनस 1 मिलेगा, यहाँ e पावर माइनस 1 डालेंगे तो इंटू 2 प्लस सी, तो मतलब c की जो वैल्यू है कितनी आ गई, माइनस ई पावर माइनस 1, है ना। c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है e पावर माइनस ऑफ ई पावर माइनस 1। नाउ अब लास्ट चीज़ हमारे पास बची है, लास्ट चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम पुट करते हैं। नाउ y की वैल्यू कितनी डालनी है, 2 डालनी है ना, अकॉर्डिंग टू दिस y की वैल्यू 2 डालनी है, x हमें निकालना है। तो हमारा यहाँ पर x निकालना है, y की वैल्यू 2 डाली, दैट्स वाई x यहाँ से क्या मिलेगा, e पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू ई पावर माइनस 1/2, y की वैल्यू हमने 2 पुट की है। जैसे 2 पुट किए तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस, सॉरी प्लस यहाँ भी हमने माइनस निकाला था, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ई पावर माइनस 1, मतलब माइनस 1/e हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन रूट ई इज इक्वल टू 3/2√e माइनस 1/e, इस तरह से मिलेगा। रूट ई को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x कितना आ जाएगा हमारा, 3/2 माइनस रूट ई अपॉन ई है तो 1/√e आ जाएगा। तो देखो आंसर हमें काफ़ी गंदा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में चेक करते हैं ऐसा आंसर है क्या, 3/2 माइनस रूट ई माइनस 1/√e, ऐसा आंसर है क्या। यहाँ पर 3 की हमें कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है, हमारा ये आंसर आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे आंसर में ये क्या है, 3/2 माइनस 1/√e, और सारे ऑप्शंस में हम देख सकते हैं 3/2 माइनस 3/√e है ना। तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो हमने देखा कि यहाँ पूरे में हमने सही से चेक किया है, पूरा सॉल्यूशन सही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ओरिजिनल पेपर है उसमें यहाँ 3 की जगह क्या होगा, 1 होगा,
है ना। तो 3/2 माइनस 1/√e, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। हम देख सकते हैं हर एक स्टेप में हमने सारे प्रिकॉशंस लेके चले हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। 3/2 माइनस 1/√e इज द करेक्ट आंसर, और ये एग्जाम में डेफिनेटली यही ऑप्शन वहाँ पर होगा। ओके, चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ओ, तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है यदि उनको ग्राफ बनाने नहीं आते। ग्राफ बनाने आते हैं तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमें बोला एरिया बाउंडेड बाय इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला। ऐसा एक एरिया बताओ जो कि इस सर्कल के अंदर हो लेकिन इस पैराबोला के बाहर हो। तो चलिए हम पहले फिगर बनाते हैं, पैराबोला और सर्कल को जरा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पैराबोला हमें आसान दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? राइट वर्ड पैराबोला है सिंपल, जिसका वर्टेक्स क्या है? ऑरिजिन है। तो वर्टेक्स ऑरिजिन है, ऐसा हम सर्कल बना देते हैं, सॉरी पैराबोला बना देते हैं। तो पैराबोला इस तरह से आ जाएगा, पैराबोला ये आ गया हमारे पास। ओके, नाउ अब सर्कल बनाने के लिए बोला है, तो सर्कल का सेंटर ऑरिजिन है क्या? नहीं, सर्कल का सेंटर बिल्कुल भी ऑरिजिन नहीं है। सर्कल का सेंटर क्या है? 2√3। अच्छा, रेडियस कितनी है? ये क्या होता है? ये हमारा r² होता है। तो यदि r की बात करें तो r भी कितना है हमारा? 2√3 है। यस, बिल्कुल 2√3 है, क्योंकि इसका 4 × 3 12 आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सर्कल होगा वो यहाँ कहीं सेंटर होगा उसका 2√3, 0, और ये रेडियस भी 2√3 है। इसका मतलब डेफिनेटली कहाँ से पास होगा? वो ऑरिजिन से पास होगा। इस तरह का कुछ सर्कल होगा। चलो उसको दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा हमें ये। ऐसा कुछ सर्कल ये है। अब यहाँ पर हम एरिया की यदि हम बात करें तो एरिया हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। क्या एरिया दिखाई दे रहा है हमें? ये जो सर्कल है ये ऑरिजिन से पास हो रहा है ये सर्कल। तो ये एरिया है, वो एरिया ये है। मैं इसको शेडिंग करके दिखाता हूँ। इस एरिया की यहाँ पर बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है। इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बट उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट क्या है। तो चलो ये वाला पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या होगा? इसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। साइड में हम आ जाते हैं, y² की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सो x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, y² की जगह कितना आ गया यहाँ पर? देखो यहाँ 2√3 आ गया। 2√3 को मैं डायरेक्टली यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो 12 माइनस 2√3x ऐसा आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा ये समझ में आ जाएगा अभी। 2√3 का होल स्क्वायर, यहाँ से मैं माइनस 2√3 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो मुझे x माइनस 2√3 मिल जाएगा। और मैं यहाँ से डायरेक्टली यदि इसको कट करता हूँ, इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरी तरह से कट हो रही है। तो इसका मतलब एक रूट इसका क्या है? डेफिनेटली इसका एक रूट है x = 2√3, और दूसरा यदि कट करने के बाद हम लिखना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 2√3, जो कि इससे कट हो जाएगा x = 0। मतलब पैराबोला और सर्कल दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। कहाँ पर? एक पर x कोऑर्डिनेट 2√3 और एक पर 0 है। तो 0 वाला तो ऑलरेडी हमें पता है यहाँ पर है ना। अब 2√3 मतलब ये x 2√3 है। अच्छा, एक चीज़ मज़ा आ गया कि ये वाला पॉइंट जस्ट इसके ऊपर होगा, मतलब ये सेंटर यहाँ होना चाहिए। और 2√3, अब ये यदि y में हम डालते हैं तो x की वैल्यू 2√3 यदि मैंने इधर डाली तो क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा, तो फिर से 2√3 आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा पॉइंट आ गया। अच्छा, एक और मजे की बात है, यदि ये एरिया है तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना पड़ेगा, जिसमें मतलब सर्कल का एरिया माइनस उस पॉइंट पर पैराबोला का एरिया। तो सर्कल ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको ये जस्ट सेंटर को ये मानो येलो कलर वाला, तो ये जस्ट इसके ऊपर है। इसका मतलब ये वाला जो सर्कल का एरिया होगा, इतना एरिया, ये एरिया क्या है? 1/4 सर्कल है। तो इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा हमें सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन काफ़ी लेंथी होता है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि 1/4 होगा। टोटल एरिया क्या होता है सर्कल का? πr²। r² कितना है हमारा? 12। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल हम बोल सकते हैं कितना है? ये वाला पार्ट, येलो वाला जो पार्ट है, ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है कितना? πr², तो 12 पाई, बट 1/4 करना है तो अपॉन 4 हम कर देंगे। ये हमारा एरिया आ जाएगा किसका? सर्कल वाला पार्ट। बट याद रखो हमें ऊपर के वाला एरिया नहीं लेना, ऊपर और नीचे दोनों एरिया हमें लेने हैं। दैट्स वाई जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे। तो चलो, हमने एरिया भी, हम चाहते क्या? हम केवल ऊपर वाला कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ऊपर वाला एरिया भी कितना आ रहा है हमारा? इतने, इसको 3 पाई बोल सकते हैं, 12 पाई/4। अब पैराबोला का एरिया और निकाल देते हैं हम। तो पैराबोला का एरिया कैसे निकलेगा? AP बोल सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ पैराबोला y dx आएगा, y dx, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2√3 का एक और रूट
और x की पावर 1/2 dx। और कहाँ से कहाँ तक, x 0 से लेकर 2√3 तक। इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा 2√3, इसका रूट तो रहेगा ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा x पावर 3/2/3/2, 0 से लेकर 2√3। तो ये 2√3 का रूट ब्रैकेट में यहाँ पर कितना आ जाएगा 2√3 की पावर 3/2, और ये 3/2 जो है इसको हम यहाँ पर 2/3 लिख देते हैं। एक मिनट में इसको अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा। 2/3 मल्टीप्लाई दिस, और ये कितना आ जाएगा -0। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो रूट है ये भी हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रूट को भी मैं ऐसे 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 2/3 इंटू ये कितना आ गया 12, इससे कितनी बार गया 4 टाइम, तो मतलब 8। पैराबोला का एरिया कितना आ चुका है हमारे पास, 8 आ चुका है। हमें क्या करना था, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया रिक्वायर्ड। तो एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा हमारा, अपर पार्ट में यदि हम देखेंगे सो 3π - 8, ये हमारा एरिया रिक्वायर्ड आएगा। बट कौन सा, ओनली ऊपर वाला। ऊपर और नीचे का लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मैच करते हैं आंसर, कौन सा आंसर आएगा, ये है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या किया हमने, सिंपल एक ग्राफ बनाया, पैराबोला बनाया, सर्कल बनाया, कॉमन एरिया हमने देखा जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, देन सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लिया अपर पार्ट वाला, उसमें से अपर पार्ट वाला जो पैराबोला का एरिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, फाइनल जो ग्रीन आया वो उसको हमने डबल कर दिया। तो इस तरह से हमें फास्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओ, ये क्वेश्चन थोड़ा डरावना है, नंबर्स भी आप ऑप्शन में देखोगे तो क्या होगा, नंबर्स काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। हमें बोला fx है, दैन डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx की ये क्या आएगा, तो हम fx को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें या तो पूरा क्वेश्चन सेकंड इनवर्स में हो जाए या फिर पूरा क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स में हो जाए, किसी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होना चाहिए। तो मैं इसको सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 16 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा सेक इनवर्स x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस π/2 माइनस सेक इनवर्स x इस पूरे का स्क्वायर। इस स्क्वायर को ओपन करते हैं हम तो 16। या एक काम करते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन में ना कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं, तो सेक इनवर्स x को ना t एज्यूम कर लेते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं इसको t एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये t स्क्वायर लिख दिया, प्लस इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा π² प्लस t स्क्वायर माइनस πt, है ना। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ज़्यादा अच्छे से हम सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, फाइनल fx हमें मिला 17t स्क्वायर देन माइनस πt प्लस π²/4। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 17 को पहले बाहर निकालना पड़ेगा कॉमन। तो fx इज इक्वल टू 17 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा t स्क्वायर माइनस π/17t, ऐसा मिलेगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए t का जो कॉफिशिएंट है मेरे पास उसका क्या करना है, हाफ करना है, और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो π/34 का स्क्वायर ऐड करेंगे और π/34 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, बैलेंस करने के लिए, है ना। ऐसा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस बाहर में कौन लिखा हुआ है, π²/4 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वाली चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, है ना। तो 17 अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर t माइनस π/34 का होल स्क्वायर fx इज इक्वल टू, ये आ गया। नाउ ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। नाउ π²/34 इंटू 34 होगा, 17 से मल्टीप्लाई होगा, तो 17 से जो 34 है 2 टाइम्स कट हो जाएगा, इसलिए हम 34 का स्क्वायर ना लिखा, 34 इंटू 34 जो कट हो गया 2, तो ये 68 आ जाएगा। तो माइनस π²/68 और प्लस में कौन है π²/4। इन दोनों को जरा सॉल्व करो, सॉल्व करने पर हम देखेंगे 64 ये 68 लिखा है, ये 4 लिखा है, तो ये 68 और 4 से इसमें डिवाइड करो जरा, 68 में कितनी बार जाएगा, तो यदि हम देखते हैं तो ये 17 टाइम चला जाएगा। 17 टाइम चला जाएगा मतलब ये 17 आएगा, और 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16, तो 16 π²/68 आने वाला है। कितना, 16 π²/68। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, यदि हमने
इसको 4 से कट किया तो 4 से कट किया, ये 4 आएगा और ये क्या आ जाएगा 17, तो ये हमें मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 17। तो यदि मैं इस पूरे फंक्शन को दोबारा से लिखूँ अच्छे तरीके से, तो अच्छे तरीके से लिखने पर मुझे क्या मिलता है, ये फंक्शन fx इज इक्वल टू 17 इंटू टी की वैल्यू डाल देते हैं, टी एक्चुअल में था क्या, सेक इनवर्स x माइनस पाई बाय 34 होल स्क्वायर एंड प्लस क्या बचा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 17। ये मुझे मिला है ना, कैलकुलेशन करने के बाद ये मुझे मिला है। चलिए अब हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि मुझे ये मैक्सिमम करना है इसका मतलब मुझे सेक इनवर्स को मैक्सिमम करना पड़ेगा, है ना। सेक इनवर्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा मुझे, सेक इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है मालूम है, सेक इनवर्स की रेंज होती है कहाँ से 0 से लेकर पाई तक, बस बीच में क्या हट जाता है, पाई बाय 2 हट जाता है। तो 0 से पाई में तो ये मैक्सिमम वैल्यू किस पर दे देगा मुझे, पाई पर दे देगा। तो नाउ पाई माइनस पाई बाय 34 करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है 33 अपॉन, यदि मैं पूरा लिखता हूँ 17 इंटू यहाँ से मुझे मिलेगा 33 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर अपॉन 34 का स्क्वायर, तो 34 इंटू 34 लिख देते हैं, प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन 17। जरा इसको थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, इससे 2 टाइम्स कट हो जाएगा ना, इससे ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा तो नीचे 68 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ये वैल्यू 33 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 68। यहाँ पर भी है 68, तो चलो पुराना वाला लिख लेते हैं 16 पाई स्क्वायर, या बोलो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पर जो चीज़ आई थी उसको लिख लेते हैं जिससे एल डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 33 स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 33 का स्क्वायर कितना होता है ना, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे मनी मन में कैसे करोगे, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 3 इंटू 3 9, 9 18 8 होगा, तो यहाँ 9 8 कैरी 1 तो 1089 पाई स्क्वायर प्लस 16 पाई स्क्वायर अपॉन 68, ये आ जाएगा हमारा क्या मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको ऐड भी कर सकते हो, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम आ चुकी है। चलिए अब हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर मैं मिनिमम वैल्यू लिखूंगा जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये मिनिमम कब होगा, ये स्क्वायर फंक्शन है, तो इस स्क्वायर फंक्शन जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, मिनिमम कब होगा, मिनिमम इसकी वैल्यू होती है 0, पर 0 कब होगी, जब सेक इनवर्स मुझे क्या दे देगा, पाई बाय 34। क्या ये पाई बाय 34 दे सकता है, यस इसके रेंज में आती है क्या, हाँ आती है। सेक इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई, तो पाई बाय 34 कभी ना कभी तो मिलेगा, इसलिए ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी 0। जैसे ही वो 0 बनी तो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आने वाली है 4 पाई स्क्वायर अपॉन 17, जिसको यदि हम इसके ऊपर वाले के बराबर डिनोमिनेटर करना चाहें तो कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर अपॉन 68। अब हमसे जो फाइनल क्वेश्चन पूछा गया है, फाइनल क्वेश्चन क्या है, फाइनल क्वेश्चन है कि इनका डिफरेंस क्या होने वाला है, और इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने देखा कि ऐसा होगा तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी 16 पाई स्क्वायर वाली, और इसलिए जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1089 पाई स्क्वायर अपॉन 68। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा की गई है ना, तो इसलिए सिली मिस्टेक्स होना पॉसिबल है। तो इसलिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में तो क्या करना होता है, लास्ट में सॉल्व करने होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है लेट द पैराबोला है, पैराबोला है कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी क्यू एंड आर। एक पैराबोला है, कोऑर्डिनेट्स को पी क्यू आर पे कट कर रहा है, और एक सर्कल है जिसका सेंटर -1 से 1 है, सेंटर जिसका -1 1 है, पासेस थ्रू पी क्यू आर, इन पी क्यू आर से पास होता है। तो अब एरिया बताना है ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा। चलिए हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन में, पर हम तो पहले पैराबोला की बात सुन लेते हैं, पैराबोला को बना देते हैं, ठीक है। अब पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड राइटवर्ड, कौन सा पैराबोला होगा, तो हम देख सकते हैं एक्स पर स्क्वायर है, मतलब लेफ्ट राइट वाला तो नहीं बनेगा, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला बनेगा। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली अपवर्ड वाला पैराबोला बनेगा, अपवर्ड वाला बनेगा। चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बना देते हैं। तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बना दिए यहाँ पर। एक्स और वाई एक्सिस जब मैंने बनाया, अब मुझे बोला है कि कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है,
ये यहाँ पी क्यू आर 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, यानी कि एक्स और वाई को, और ये 3 पॉइंट्स पर एक ही तरीके से कट कर सकता है यदि हम उसका पैराबोला को ऐसा बनाए, ये पैराबोला होगा, है ना, तभी वो पी क्यू आर पॉइंट पे कट करेगा। पी क्यू आर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, पी क्यू आर। चलो इसको हमने पी नाम दिया, इसको हमने क्यू नाम दे दिया, इसको हमने आर नाम दे दिया, ठीक है। अब एक सर्कल है जो कि इन पॉइंट से पास हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और निकाल सकते हैं, यदि मैं यहाँ पर x को 0 डाल देता हूँ, कहाँ पर, इसमें x को यदि मैं 0 डाल दूँ तो यहाँ y कितना आएगा, -3, मतलब ये पॉइंट कितना हो गया, 0, -3। ओके, अब नाउ एक सर्कल की बात की गई है, सर्कल क्या है, -1 उसका सेंटर है और वो इनसे पास हो रहा है। तो एक सर्कल हम ऐसा बनाएंगे, है ना, थोड़ा अच्छा नहीं बना, चलो इसको हमें बनाना है, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। मान लो ऐसा एक सर्कल है, इसका सेंटर मान लिया, सेंटर यहाँ पर है कहीं, है ना, थोड़ा सा हमसे मिसप्लेस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर -1, -1। अब सेंटर पता है, ये पॉइंट है पता है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। जरा मनी मन में कैलकुलेट करो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो मनी मन में कैलकुलेट किया, -1 से 0 1 और ये 2 आ रहा है, मतलब √5। इसका मतलब ये रेडियस कितनी आ चुकी है हमारे पास, √5 आ चुकी है। तो इस सर्कल की यदि मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, ग्रीन सर्कल की इक्वेशन, ग्रीन कलर से लिख देते हैं हम, ग्रीन सर्कल की जो इक्वेशन है, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर मतलब 5। इसको थोड़ा ओपन करते हैं, x² + 1 + 2x + y² + 1 + 2y इज इक्वल टू 5। नाउ x² + y² + 2x + 2y - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन मिल गई सर्कल की। अच्छा, अब ये सर्कल पी और आर पॉइंट से भी पास हो रहा है, पी और आर पॉइंट से पास हो रहा है, इन पर हमारा y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं y को 0 डालना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने y को 0 किया तो बहुत मज़ा आएगा। क्या मज़ा आएगा, हमारा क्या बन गया, x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको फैक्टराइज यदि हम करना चाहें तो फैक्टराइज क्या हो जाएगा, ये x + 3 × x - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की दो वैल्यू आ जाएंगी, 1 और -3। क्या वैल्यू आ गई, 1 और -3। इसका मतलब p और r की कोऑर्डिनेट्स में पता चल गया, ये डेफिनेटली 1, 0 है और ये कितना है, -3, 0। तो p q r सबके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमसे क्या पूछा है, ट्राइंगल p q r है, उसका एरिया बताओ। ट्राइंगल p q r का एरिया हम कैसे बता देंगे, तो एरिया का फॉर्मूला हमें आता है बहुत अच्छे से। एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल p q r दिस इज इक्वल टू 1/2। डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, p को पहले लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, -3 0 1, देन q को लिख देते हैं 0 -3 1 और इसको लिख देते हैं 1 0 1। नाउ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे हम, 1/2 अंदर इसके थ्रू r1 के अबाउट में एक्सपांड कर देता हूँ, तो कितना आएगा, -3 मल्टीप्लाई, ये गया -3 -0 फिर -0, यस, उसमें तो फिर कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो 0 ही आएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो। नाउ प्लस में क्या आ जाएगा, फिर से 1 + 1 मल्टीप्लाई, ये गया 0 -3, तो यहाँ +3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने देखा 1/2, यहाँ पर कितना आ गया, 9 + 3 तो 12 और इज इक्वल टू फाइनल कितना आ जाएगा, एरिया इज 6। और बहुत बढ़िया, हमें ऑप्शन भी मिल गया यहाँ पर, कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमने पहले पैराबोला बनाया, पैराबोला में सर्कल बनाया, सर्कल और पैराबोला का यूज करके पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकाले एंड देन डिटर्मिनेंट को यूज करके हमने क्या कर दिया, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, ये 3D का क्वेश्चन हमें बोला है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, तो इन लाइंस के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। उसके लिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला मालूम होगा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। नंबर्स बहुत गंदे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा कैलकुलेशन हमें फिर से करना पड़ेगा। इस पूरे पेपर में काफ़ी कैलकुलेशन हमसे कराया। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, शॉर्टेड डिस्टेंस ST का फॉर्मूला होता है वेक्टर के फॉर्म में, हमें याद रखना काफ़ी आसान होता है। वेक्टर A2 - A1 डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। A2 वगैरह इन सब की वैल्यू को एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता है A1 वेक्टर, A1 क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, i कैप + 2j कैप + k कैप। A2 वेक्टर यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा, -2i कैप + 2j कैप - k कैप।
ये A2 आ चुका है ना, A1 A2 आ गया, B1 और B2 भी चलिए हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं। B1 कितना होगा यहाँ पर, B1 वेक्टर यहाँ से है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड B2 वेक्टर, B2 वेक्टर कितना है 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया। अब हमें पहले क्या निकालना है, एक तो A2 माइनस A1 निकालना है और B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो A2 माइनस A1 निकालना तो बहुत आसान है, A2 माइनस A1 तो हम यहाँ पर ही निकाल सकते हैं, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 2 जाएगा तो 3i कैप आ गया, 2 में से 2 गया, j पूरा गायब हो गया, प्लस में कितना आ गया 2k कैप आ गया। तो ये तो हमारा काफ़ी आसान पार्ट हो गया है ना। एक लेंथी पार्ट क्या है, B1 क्रॉस B2 निकालना। तो चलिए B1 क्रॉस B2 यहाँ पर निकालते हैं, B1 क्रॉस B2, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट से हम निकाला जाता है, i कैप j कैप k कैप, i कैप j कैप के पे यहाँ पर कितना आ गया 2 3 4 7 8 2, हाँ इस तरह से ये आ चुका है। तो यहाँ आई कैप में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस 32 आ जाएगा, माइनस जे कैप करेंगे यदि हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाँ 2 एक सेकेंड, यहाँ 6 नहीं यहाँ 4 आएगा है ना, कैलकुलेशन हमें अच्छे से करनी है, ये 4 आएगा, हाँ सॉरी इसको बीच में थोड़ा सा कट करना है, यहाँ से लिखना है, लाइन लिखी थी वो गलत लिख दी थी। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आई कैप ये जाएगा तो ये इंटू ये कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, 6 माइनस 32, फिर माइनस जे कैप करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 28 आ जाएगा, ओके, प्लस के कैप में क्या होगा, यहाँ पर 16 माइनस 21 हो जाएगा, ओके। तो हमारा ये जो B1 क्रॉस B2 आएगा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 26 आई कैप और ये प्लस 24 जे कैप और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 के कैप। इस तरह से ये हमारी वैल्यू आई, काफ़ी बड़ी काफ़ी गंदी वैल्यू आई है, पर क्या करें ऐसी वैल्यू आएगी, और ऑप्शन में भी सब में डिनोमिनेटर में 1277 दिख ही रहा है, इसका मतलब इनका स्क्वायर ऐड करने पर 1277 आना ही चाहिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ ये हमारा B1 क्रॉस B2 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा जो फॉर्मूला था, ये मेन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अब हम। इस फॉर्मूले में हम सॉर्टेड डिस्टेंस निकालते हैं, सॉर्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखो क्या कर सकते हो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, ये जो आ चुका है इसको कैलकुलेट मत करो। क्यों कैलकुलेट नहीं करने के बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे ऑप्शन तो सेम है, तो नीचे वाला कैलकुलेट करने से क्या फ़ायदा, वो आने ही वाला है। हम सिंपल क्या करते हैं, न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3i कैप प्लस 2k कैप डॉट क्या आ जाएगा, B1 क्रॉस B2 माइनस 26i कैप प्लस 24j कैप माइनस 5k कैप। अब जरा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू दिस, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में 26 में करेंगे तो पहले 18 आ जाएगा, कैरी 1 6 तो माइनस 78 आ गया। नाउ जे में तो होगा नहीं, देन के में होगा, के में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 10। तो इसको यदि हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 88 है ना। और अपॉन में हम लेकर ही चल रहे हैं कि वो कितना आने वाला है, 1277 है ना, 1277 रूट के अंदर, तो ये 1277 आएगा ही आएगा। हमने क्या न्यूमरेटर पे ध्यान दिया, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, मॉडुलस लगाते हैं। तो इसलिए आंसर किसका लगा देंगे हम, पॉजिटिव वाला टिक कर देंगे, 88/1277, मतलब आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है ना। इस पर हम टिक कर देंगे। क्लियर, समझ में आया। 3D का बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है ना, पर इसलिए एग्जाम में बनना चाहिए। नाउ ये हम देख सकते हैं फिर से APGP का एक और क्वेश्चन आ गया, स्पेशली GP का इन्फाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आया है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान दिख रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 दिया गया है, इज इक्वल टू सीरीज दी गई है, P की वैल्यू पूछी गई है। जरा ध्यान से देखो तो 3 वाली सीरीज को अलग कर दो, P वाली को अलग कर दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक सीरीज बनेगी 3 + 3/4 + 3/4 स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट, प्लस दूसरी सीरीज क्या बन जाएगी यहाँ पर
पी वाई फोर प्लस पी स्क्वायर वाई फोर स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट। इस तरह से बन गई। दोनों इन्फाइनाइट जीपी को हम सॉल्व करेंगे। इन्फाइनाइट जीपी को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। ए अपॉन वन माइनस आर, ए कितना है हमारा 3 है, अपॉन वन माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/4 प्लस यहाँ पर ए कितना है हमारा p/4 ना 1 माइनस आर, आर कितना है, आर भी हमारा p/4 है। तो ना 1/4 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 3/4 आएगा। ये 8 = 3/3/4 प्लस इसको ज़रा सॉल्व किया तो यहाँ p/4 माइनस p बचेगा। इसको यहाँ पर कट कर देते हैं, 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो ये आ जाएगा 8 = 4 प्लस p/4 माइनस p। ओके तो हमारा ये 4 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने शिफ्ट किया तो 4 = क्या मिला, p/4 माइनस p। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 16 माइनस 4p = p। तो नाउ 16 = 5p, दैट्स वाई p = कितना आ गया हमारे पास 16/5। देखते हैं ऑप्शन में है क्या हमारे पास 16/5। यस, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, p इज 16/5। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था इस पूरे पेपर का। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली एग्जाम में करना ही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है ना, दिखने में बहुत डरावना है पर ध्यान से देखो, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ 2012 पूछा है। नाउ 1 माइनस एक्स पावर 2008 और इसकी वैल्यू 2007। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया करो, ध्यान से देखो, यहाँ पावर कितनी है 2008, यहाँ पावर कितनी है 2007, मतलब मिलती जुलती पावर है, बस हम बोल सकते हैं इसकी पावर 1 ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, इसमें से एक टर्म अलग लिख लेते हैं। मैंने क्या किया, इस वाली चीज़ को लिखा 1 माइनस एक्स है ना पावर 1 इंटू एक उसके साथ लगा दिया, मतलब 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे की पावर कितनी है 2007, क्योंकि इसकी पावर 2007 अलग थी, इसकी अलग थी, तो दोनों कंबाइंड वे में लिख सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ 1 माइनस एक्स और यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 2007 है ना, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की 2007, इस तरह का टर्म मिल गया। अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस पूरे टर्म को एक बार मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और एक बार x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 2007 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 2007। ओके, अब ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर जितने भी टर्म्स मिलेंगे, मतलब x की पावर जितनी भी मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, या तो x मिलेगा ही नहीं, या मिलेगा भी तो उसमें 3 × 1 पावर में 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4 इस तरह के टर्म्स होंगे। मतलब सारे टर्म्स क्या होंगे 3 के मल्टीपल होंगे, है ना, 3n टाइप के होंगे, 3 के मल्टीपल। ओके, अब यहाँ पर इसके सारे टर्म तो 3 के मल्टीपल थे, बट यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल प्लस कितना आ जाएगा 1। मतलब ऐसी x की सारी पावर्स मिलेंगी जिसमें हम यदि 3 से डिवाइड करते हैं पावर्स में तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1। अब जरा हमारे वाले नंबर को देखते हैं, कौन सा पावर चाहिए हमें 2012। इस 2012 में जरा 3 से डिवाइड करके देखो, और डिवाइड करने का आसान तरीका है, रिमाइंडर यदि हमें चेक करना है तो सारे नंबर्स को ऐड कर दो। सारे नंबर को ऐड किया, 2 + 0 + 1 + 2 5 आया, 5 में 3 से डिवाइड करोगे 2 आता है। नॉर्मल नंबर डिवीजन भी करके देख सकते हो, 2012 में यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है रिमाइंडर 2 आता है। तो यहाँ पर हम देखो हमें दो ही तरह की पावर मिल रही है, या तो कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल या फिर रिमाइंडर 1 वाली। रिमाइंडर 2 वाली तो कोई पावर ही नहीं मिलेगी, तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 0 हमें आंसर लगाना था, तो यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बनाया गया है ना, और काफ़ी सारे स्टूडेंट बन भी गए, इसलिए हमें सतर्कता के साथ अवेयर रहते हुए गलती नहीं करनी है। बहुत आसानी से हम इसका आंसर लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ABC। मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है, यहाँ 3,2 पॉइंट आएगा, और ये ABC पॉइंट है, और बोला है इसमें एक लाइन है x + 2y = 4, और इसमें इन तीनों पॉइंट का क्या किया गया है, इमेज लिया गया है। और जैसे हमने इमेज लिया तो 3EF इनके रेस्पेक्टिव पॉइंट मिल गए, और उससे एक ट्राइंगल बनाया गया है DEF, और देन पूछा है उसका सेंट्रोइड क्या है। तो हम इसको सिंपली कर सकते हैं कि ABC इन सब के
इमेज निकालेंगे इस लाइन में, जैसे इमेज निकालेंगे देन सेंट्रोइड का सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, पर ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसका दूसरा अप्रोच क्या है, हम क्या करेंगे, हम पहले सेंट्रोइड निकाल देते हैं ए बी सी से। तो ए का यदि x1 + x2 + x3/3 करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा 2। नाउ y1 + y2 + y3 करेंगे तो 9/3 ये कितना आ जाएगा 3। तो हमने g1 निकाल दिया इसका कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड फर्स्ट ट्राइंगल का। नाउ अब ये सेंट्रोइड भी क्या होगा, इमेज निकालेंगे तो इसका सेंट्रोइड आ जाएगा। अब ये इमेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा, ये लाइन यहाँ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और हमारा जो प्रोसेस है वो हम फॉलो कर देंगे। या आप चाहो तो आपको यदि फॉर्मूला याद है वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले में कई बार माइनस की मिस्टेक हो जाती है, उससे नेगेटिव मार्क्स आने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए हमें क्या करना है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ अब हमें g1 g2 की इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। सिंस ये येलो लाइन रेड के परपेंडिकुलर है तो रेड वाली की स्लोप निकाल देते हैं हम। ये स्लोप कितनी है इसकी, -½ इसका मतलब जो येलो लाइन है, इस येलो लाइन की स्लोप कितनी होगी, इस येलो लाइन की स्लोप हो जाएगी स्लोप ऑफ g1 g2, दिस स्लोप विल बी 2। तो ये स्लोप हमारे पास 2 आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूँ यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ g1 g2 की इक्वेशन यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा, y - y1, ये g1 से पास हो रही है, सो y - 3 = 2 × x - 2। इस तरह से लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे। सो y - 3 = 2x - 4, इसको हमने उधर भेजा तो y = 2x - 1, ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा, तो वो मुझे मिलेगा कि इन दोनों का इसको और इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, x + 2 2x - 1 = 4, दैट्स वाई x + 4x - 2 = 4, सो 5x = 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6/5 है ना। ये कौन से कोऑर्डिनेट आया है, ये वाला पॉइंट है। तो दिस पॉइंट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया 6/5। नाउ मुझे y निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू डाल देते हैं, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर पुट करूँगा ये वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा, y = 2 × 6/5 - 1, मतलब 12/5 - 1, 5 एलसीएम आएगा, 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7, तो 7/5, ये मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई कितनी, 7/5। चलिए हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं। अब ये क्या है, g1 g2 का जो मिड पॉइंट है ये यहाँ पर है, इसको कुछ भी हम नाम दे देते हैं, सपोज u, ये u नाम दे दिया हमने। g2 को भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया a, b, ऐसा हमने बोल दिया। ओके, तो अब हम यदि इसको सॉल्व करेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, a + 2/2 = 6/5। जरा मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ उधर, तो a + 2 = 12/5 आएगा। 2 को उधर भेज देते हैं, 2 को उधर सब्ट्रैक्ट होगा, 12/5 - 2, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, 2/5। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, 2/5। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम b के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं b + 3/2 = 7/5, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, b + 3 = 14/5। 3 को भी उधर भेज देते हैं, माइनस आएगा, -15 बन जाएगा, तो b = कितना आ गया, -1/5। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल चुके हैं, ये कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुके हैं, a की वैल्यू है 2/5 एंड b की वैल्यू है -1/5। तो कौन सा ऑप्शन हमें आंसर में दिख रहा है, यह c इज़ द करेक्ट आंसर, c हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो हम पहले से ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालेंगे, देन दूसरे का सेंट्रोइड निकाल देंगे, उसका इमेज लेकर, सिमिलर है ना, इस तरह से बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेट्स का एक क्वेश्चन है जहाँ पर हमें SCF या GCD, यहाँ पर GCD नाम दिया है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना, जिसको हम SCF के नाम से भी जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या बोला है, एक सेट दिया है जहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के इंटीजर्स दिए गए हैं। नाउ b एक अनदर सेट है जिसकी जो वैल्यू है किसके बराबर है, m/n के बराबर है, और बोला है जहाँ पर m और n किसको बिलोंग करते हैं, a को बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ कंडीशन दी है कि m कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि बराबर भी नहीं हो सकता। m क्या है, हमेशा n से छोटा है।
और m और n को ऐसे सेलेक्ट करना है कि उनका GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आना चाहिए, 1 आना ही चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टेबल बनाता हूँ, है ना। टेबल बना के हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू लिखूंगा और m की वैल्यू लिखूंगा। तो पहले मैं जब n की वैल्यू पुट करता हूँ, n को मैंने 1 ले लिया, n को जैसे ही मैंने 1 लिया तो m को क्या ले सकता हूँ, m क्या होना चाहिए, n से छोटा होना चाहिए, पर n 1 से छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं है। दैट्स वाई हम m को क्या लगा देंगे 5, कि n को 1 लेंगे तो m कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब n और m अपॉन n कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, n को मैं क्या करता हूँ 2 ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने n को 2 लिया तो m कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। m कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 और 1 का GCD 1 होता है और m लेस देन n भी है, तो ये सही है। जब मैंने यहाँ पर 3 लिया तो 3 लेने पर यहाँ पर 1 भी चलेगा एंड 2 भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि 1 और 2 लेने पर दोनों ही वैल्यू m की n से छोटी हैं, प्लस GCD दोनों ही केस में कितना आता है, 1 आता है, इसलिए हम ले सकते हैं। नाउ जब मैंने यहाँ पर 4 लिया तो एक बार तो मैं 1 ले सकता हूँ, क्या मैं 2 ले सकता हूँ, नहीं, क्योंकि 4 और 2 का GCD 1 नहीं आता है, 2 आ जाता है, इसलिए मैं 3 ले सकता हूँ। तो 1 ले लिया, 3। तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 5 आया तो 5 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा, क्योंकि इन सब का GCD कितना आता है, 1 आ जाता है। देन 6 आया तो 6 के साथ 1 आएगा, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा यहाँ 5। क्यों नहीं आ सकता, कि 2 लोगे तब भी GCD 2 आ जाएगा, 3 पर GCD 3 आ जाएगा, 4 पर GCD फिर से 2 आ जाएगा, इसलिए हम 1 एंड 5 लेंगे। देन यदि मैंने यहाँ पर 7 लिया तो 7 लेने पर क्या होगा, 7 लेने पे मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 एंड 6, ये सारी चीज़ें ले सकता हूँ, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 सभी के साथ GCD की वैल्यू कितनी आनी आएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट मैं 8 लेता हूँ, यहाँ पर 8 के साथ मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। 1 लेंगे बट 2 नहीं ले सकते, 3 लेंगे, 4 नहीं ले सकते, 5 लेंगे, 6 नहीं ले सकते, 7 ले लेंगे। इतना हो गया 9। 9 के साथ क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। लास्ट वाला जो 10 नंबर का, 10 पे क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 10 का GCD कितना हो जाता है, 2। 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आ सकता है, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह के हमने सारे बना लिए। कितने तरीके से एलिमेंट्स बन सकते हैं, अब इनको जरा हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से तो कितने एलिमेंट थे, 0, यहाँ से एलिमेंट मिले 1, यहाँ से मिले 2, 3,1 3,2, ऐसे 4,1 4,3, यहाँ से 2, यहाँ से एलिमेंट्स मिल गए कितने, 4, यहाँ से एलिमेंट्स मिल गए 2, यहाँ से 1 2 3 4 5 से 6 एलिमेंट्स, यहाँ से 4 एलिमेंट्स, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, और लास्ट में फिर से 4 एलिमेंट्स। टोटल हम देखेंगे तो कितना आ गया, 1 2 3 5 9 11 और 6 17 प्लस 4 21 27 प्लस 4 31। टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 31। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 31 हमारे एलिमेंट्स होंगे सेट बी में। इस तरह से टेबल बना के हमें सॉल्व करना है। क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला है कि एक कॉइन है जो कि कितनी बार टॉस किया गया, 3 टाइम टॉस किया गया। देन बोला लेट द रैंडम वेरिएबल x इस टेल फॉलोज हेड। ये लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। हमें क्या बोला है, x एक रैंडम वेरिएबल है जो किसको फॉलो करता है, x इज टेल फॉलोज हेड, कि x टेल है जो कि हेड को फॉलो करता है। इसका मतलब है हम उसी टेल को काउंट करेंगे जो कि जस्ट हेड के बाद आया होगा। क्लियर? तो हमें बोला लेट द मीन ऑफ x इज म्यू, तो इसका जो मीन आएगा x की वैल्यू को, उसको म्यू नाम दिया है, एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। देन हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो अगेन फिर से हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाते हैं, चलिए। तो टेबल में यहाँ पर एक हम कॉलम बनाएंगे xi के लिए, दूसरा कॉलम बनाएंगे pi के लिए, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, टोटल हमें पता है 8 पॉसिबिलिटी होती है ना। जब 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो 8 पॉसिबिलिटी होती हैं। सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, देन टेल हेड हेड, यहाँ पर आएगा हेड टेल हेड और हेड हेड टेल, एंड देन हेड हेड हेड।
1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में क्रॉस चेक भी करना है हमें कि हम ये 8 आ चुके हैं। अब हमें x, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यदि हम लिखना है चाहें तो प्रोबेबिलिटी सबके आने की क्या होती है, 1/8 1/8 1/8 1/8 है ना। प्रोबेबिलिटी सबकी 1/8 होगी तो पी आई क्या होगा सबका 1/8, सबके इक्वल चांस है आने के लिए। बट एक्स आई हमें थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्स आई क्या है, एक्स बोला है टेल फॉलोज हेड। तो फर्स्ट वाले में बताओ क्या कोई टेल है जो हेड को फॉलो करता हो, मतलब हेड के बाद आया हो, ऐसा कोई टेल है क्या जो हेड के बाद आया हो, नहीं ऐसा कोई भी टेल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0। सेकंड में देखो ऐसा कोई टेल है क्या जो हेड के बाद आया हो, टेल फॉलोज हेड, हेड फॉलोज टेल नहीं है, हेड टेल के बाद हेड आया है, उसको हमें काउंट नहीं करना, हमें किसको काउंट करना है, हेड के बाद कोई हेड के बाद कोई टेल आया हो। तो यहाँ पर कोई टेल नहीं है, हेड के बाद 0, यहाँ हेड के बाद एक टेल है, दैट्स वाई यहाँ कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर हेड के बाद एक टेल है, ये वाला टेल है, सेकंड वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो टेल के बाद वाला है ना, क्या बोला टेल फॉलोज हेड, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ हेड के बाद कोई टेल नहीं है, दैट्स वाई 0। हेड के बाद टेल है क्या, यस है 1। हेड के बाद टेल है क्या, यस है 1। यहाँ कोई नहीं है, दैट्स वाई 0। इस तरह से हमारी ये टेबल बन चुकी है। ओके, अब ये टेबल बन चुकी है, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकाला जाता है, म्यू इज इक्वल टू समीशन पी आई एक्स आई या एक्स आई पी आई, है ना, इस तरह से हम लेते हैं। तो यदि हम देखेंगे ये टर्म तो कितना आ जाएगा 0, ये मल्टीप्लिकेशन भी कितना आ जाएगा 0, ये मल्टीप्लिकेशन भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 4 लोग हैं यही काम करने वाले हैं। और इन 4 को भी हम करें तो ये मल्टीप्लिकेशन 1/8 आएगा, 1/8 1/8 1/8, है ना, 1/8 1/8 1/8 1/8, इन चारों को ऐड कर देंगे तो 4 × 1/8, और 4 × 1/8 कितना आ जाएगा 1/2, है ना। तो इतना कैलकुलेशन है कि हम पूरा मेंटल कर सकते हैं। तो ये म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, म्यू की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1/8। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट कर देते हैं। सिग्मा स्क्वायर यदि हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, यदि एक्स आई स्क्वायर की टेबल मैंने बनाई नहीं है, यदि बनाऊंगा अभी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होने वाला है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। मतलब मल्टीप्लाई करके यही चीज़ें आएंगी, 1 × 1/1 में 4 बार ही आएंगी, मतलब ये वैल्यू कितनी आने वाली है। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूले में या म्यू स्क्वायर भी आता है ना, फॉर्मूले में आप लोगों को याद होगा माइनस म्यू नहीं होता, क्या होता है माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, अगेन सेम बराबर वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि एक्स आई स्क्वायर का टेबल बनाओ देन उसको पी आई से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो 1/2 आएगा, माइनस ये 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 वैल्यू थी तो ये 1/4 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/4, सिग्मा स्क्वायर इज 1/4। अब हमें जो फाइनली पूछा गया है वो ये वैल्यूज नहीं पूछी गई हैं, बट इस वैल्यू के बेसिस पर इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हम उसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 64, अंदर कौन है म्यू, म्यू कितना है 1/2, सिग्मा स्क्वायर कितना है 1/4, 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा 32 आएगा, प्लस ये 16 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 48। क्या 48 ऑप्शन में है, यस 48 ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया है क्वेश्चन। तो बस यदि आपने लैंग्वेज को अच्छे समझ लिया, टेल फॉलोज हेड, तो फिर इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, अदरवाइज इसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें gx एक फंक्शन दिया गया है 3 इन टर्म्स ऑफ fx, ऐसे कुछ दिया गया है, देन बोला है एंड f"x ग्रेटर देन 0। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, f"x कैसा बोला है, हमेशा ही पॉजिटिव बोला है। और तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकालना है। वो कंक्लूजन क्या है कि f"x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, क्योंकि हमें मालूम है कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो f"x पॉजिटिव है, दैट्स वाई f"x कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ही होगा। फिर पूछा है देन gx इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to अल्फा, देन अल्फा इज, तो बोला है gx क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर x किस इंटरवल में इस ये डिक्रीजिंग होगा, तो अल्फा में बताना है। तो देखो, तो gx है, तो इसको यदि डिक्रीजिंग करना है, इसका मतलब g' क्या होना चाहिए, g' लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि जी एक्स कैसा बोला है, डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है। तो जी एक्स यहाँ दिया है, जी डैश एक्स निकालते हैं, जरा वैल्यू डालते हैं तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स वाई थ्री मल्टीप्लाई एक्स वाई थ्री का करेंगे तो 1/3 आएगा, प्लस एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना, इतना ही आएगा लेस देन 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो गया। जैसे ही 3 से 3 कट हुआ तो यहाँ पर हमें मिलेगा एफ डैश एक्स वाई थ्री। अब ये जो -1 है, ये -1 इधर आ जाएगा -1 के, और इस पूरे को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। ये माइनस यहाँ पर यदि मैं करूँ माइनस, इस प्लस को क्या करा बना देगा, माइनस बना देगा, और इसलिए हम पूरे को उधर ले जाएंगे तो उधर फिर से प्लस का बन जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू एफ डैश 3 माइनस एक्स। अब एफ डैश एक्स क्या है, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें पता है क्वेश्चन से। इंक्रीजिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से एफ को हटा सकते हैं, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है तो हम हटा देते हैं, बस इतना सा याद रखना होता है। यदि वो इंक्रीजिंग फंक्शन को हम हटा रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, कौन सा साइन, लेस देन ग्रेटर देन वाला। और यदि डिक्रीजिंग को हटाते हैं, रिमूव करते हैं तो क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाता है। बट अभी इंक्रीजिंग है तो साइन चेंज नहीं होगा, और साइन चेंज नहीं होगा इसलिए क्या आ जाएगा, एक्स वाई थ्री लेस देन 3 माइनस एक्स। इसको हम जरा यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं RHS में, सो x लेस देन 9 माइनस 3x, इसको हम उधर बुला लेते हैं तो 4x इज लेस देन 9, दैट्स वाई x इज लेस देन 9/4। तो हमें क्या बोला है, x क्या है, लेस देन 9/4 है। और पहले ही हमें 0 से 3 की बात की गई थी, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से 9/4। और इसको यदि हम इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, 9/4, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, बस हम सिंपल यदि हम क्वेश्चन को समझ पाते हैं, एफ डबल डैश एक्स का मतलब समझ पाते हैं कि एफ डैश एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वेक्टर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस वेक्टर के क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, बी वेक्टर दिया गया है, और बोला है द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए इज सी, मतलब बी का ए पर जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, सी वेक्टर है। चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं, है ना। कई बार हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है पूरा डेटा याद नहीं होता, तो जितना हमने पढ़ा है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये क्या है, बी का ए पर प्रोजेक्शन है, वेक्टर बी डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इस तरह से आता है। बट अब हमें बोला है सी वेक्टर है तो देखो प्रोजेक्शन दो तरीके से होते हैं। कैसे प्रोजेक्शन होते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्शन एक वेक्टर के बराबर दिया है तो हमें इनडायरेक्टली हमें दिया गया है कि एक ऐसा प्रोजेक्शन है, वेक्टर प्रोजेक्शन है, दैट्स वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में ए कैप यानी कि वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लगाना ही पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, इसकी गलती नहीं करनी है। स्टूडेंट इसकी गलती कर देते हैं। तो यदि मैं बी डॉट ए करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर लैम्डा 2 लैम्डा मिलेगा, जे है नहीं है, 0 आ जाएगा, -4, मतलब सी वेक्टर इज इक्वल टू मुझे मिलेगा यहाँ से 2 लैम्डा -4, यहाँ पर वेक्टर ए, और यहाँ वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए यहाँ से दिखा है कितना है, 3 है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, दैट्स वाई 3 इंटू 3 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। तो ये मेरे पास वेक्टर सी की वैल्यू आ चुकी है ना। तो सी वेक्टर मेरे पास आ चुका है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए। अब दूसरी कंडीशन हम यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन हमें दी गई है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 7। इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इस कंडीशन को। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी की जगह मैं ये वाली वैल्यू डालना चाहता हूँ, है ना। ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं, कितनी आएगी, 2 लैम्डा -4 अपॉन 9, और मल्टीप्लाई में कौन है, वेक्टर ए। इस पूरे का मॉडुलस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, है ना। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब यदि मैं यहाँ वेक्टर ए कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो ऐसे कॉमन नहीं आएगा, मॉडुलस के साथ आएगा, और मॉडुलस के साथ यहाँ पर कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई के बाद मॉडुलस के अंदर 1 प्लस 2 लैम्डा -4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 7। एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 -4 5, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, 2 लैम्डा प्लस 5 अपॉन 9, है ना। नीचे वाला 9 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ पॉजिटिव वैल्यू, और ये कितनी वैल्यू है, 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर यदि मैं कट करना चाहता हूँ तो इससे कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 3 टाइम, और 3 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही मैं 3 को उधर शिफ्ट करूँगा
तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 5 मॉडुलस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। मॉडुलस को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 21। सो 2 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 5 प्लस लिया प्लस 21, तो ये उधर जाएगा तो यहाँ 16 आएगा, और माइनस लिया तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 26। लैम्डा इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 8 और माइनस 13, ये 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। बट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया गया है कि लैम्डा कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए हम माइनस 13 को रिजेक्ट कर देंगे। तो लैम्डा की कौन सी वैल्यू ले लेंगे 8 ले लेंगे, और जैसे ही मैंने 8 वैल्यू लिया तो यहाँ पर मुझे अच्छा हो जाएगा बी वेक्टर, मुझे क्या मिल जाएगा लैम्डा की वैल्यू पुट करते ही बी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास 4i कैप प्लस 4k कैप। दिस इज़ द बी वेक्टर। एंड सिमिलरली मेरे पास यदि मैं निकालता हूँ सी वेक्टर, तो सी वेक्टर मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू यदि मैं 8 डालता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू डाली है ना, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर देते हैं। 4 की जगह यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि लैम्डा कितना है 8। सिमिलरली 8 में यहाँ पर पुट करता हूँ तो 8 इंटू 2 16 आएगा, 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। दैट्स वाई सी वेक्टर इज इक्वल टू 12 ए वेक्टर अपॉन 9। इसको कट कर देते हैं 3 से, 4 टाइम 3 टाइम मतलब 4y3 वेक्टर ए। ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है, इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 4y3 वेक्टर ए। ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब लास्ट स्टेज पर हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेक्टर एंड वेक्टर बी द्वारा बनाया गया जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया बताओ। तो एरिया निकाल देते हैं हम, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इस तरह से आएगा। अच्छा b की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू पता है, c की वैल्यू हमें 4/3 के टर्म्स में पता है, हाँ यहाँ a के टर्म्स में, तो मैं 4/3 डालना चाहता हूँ। 4/3 को बाहर निकाला तो यहाँ क्या आ जाएगा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। तो ये क्रॉस हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चलो मैं यहीं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, या फिर चलो हम यहाँ सेपरेटली थोड़ा सा करते हैं, यहाँ ऊपर आ जाते हैं। तो यदि मैं b क्रॉस से निकालना चाहता हूँ तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट बनेगा i j k, ऐसे हम यूज करेंगे। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये 8 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 4 है ना। a की वैल्यू कितनी है, a वेक्टर हमें दिया है 2 2 माइनस 1, 2 2 माइनस 1। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो i कैप यदि मैं लिखूँगा तो i कैप आएगा 0 माइनस 8 माइनस जे कैप। माइनस जे कैप मुझे क्या मिलेगा, ये जाएगा माइनस 8 प्लस का के कैप प्लस के कैप, ये मुझे क्या मिल जाएगा इधर ये 16 माइनस 0, इस तरह से मेरे पास वैल्यू है, मतलब माइनस 8 आई कैप प्लस 16 जे कैप और प्लस 16 के कैप। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ चुकी है। जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो मुझे मिली है, इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पर पुट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ पर, माइनस 8 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 16 के कैप। ओके, यहाँ से दिख रहा है मुझे 8 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। जैसे ही 8 बाहर आएगा 8 इंटू 4 कितना आ जाएगा 32 अपॉन 3, अंदर यहाँ मिलेगा माइनस 2 आई कैप, सॉरी माइनस आई कैप है ना, यहाँ पर आएगा माइनस आई कैप क्योंकि हमने 4 नहीं 8 को कॉमन लिया है, प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। और इस सब का यदि हम मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 से 3 कट हो जाएगा तो फाइनल हमारा एरिया कितना आ चुका है 32। क्या ये ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया, पहले सी को हमने लिखा, देन सेकंड कंडीशन यूज की, वहाँ से बी लैम्डा की वैल्यू निकाली, देन बी और सी को कैलकुलेट किया। बी और सी को कैलकुलेट करने के लिए पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसको पुट किया, देन मॉडुलस लेने के बाद हमारा आंसर आया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा है, पर देखो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें बोला है इफ़ ए बी ए 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमें दी गई है कितनी है, -2, ये याद रखना है। फिर पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, देन 4m प्लस 2n इज इक्वल टू, तो 4m प्लस 2n की वैल्यू बतानी है। इंटीजर बेस पर क्वेश्चन है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ डिटरमिनेंट लिखा है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ। डिटरमिनेंट को मैं इसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। डिटरमिनेंट का साइन 3, देन
एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a, है ना। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब मुझे पता है यदि मैं इस वैल्यू को, इस चीज़ को बाहर निकालना चाहता हूँ, डिटर्मिनेंट से यदि हम किसी भी चीज़ को निकालते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर को, तो वो क्या आता है, बाहर आता है, बट उसके साथ एक पावर आती है। वो पावर कितनी होती है, जितना उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है। यहाँ पर हमें ऑर्डर कितना दिया गया है, 3/3 का ऑर्डर दिया गया है। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं, जब ये 3 बाहर निकलेगा तो इसकी पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। तो 3 पावर 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या आएगा, ये मॉडुलस, मल्टीप्लाई सॉरी डिटर्मिनेंट का साइन, है ना। डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर, ये एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a, ऐसा आएगा। अब यहाँ से तो 3 पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई। अब इस एडजॉइंट को यदि मैं हटाना चाहता हूँ तो एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें याद रखनी होती है। आई थिंक आप लोगों ने याद की होगी। क्या प्रॉपर्टी है, मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-2, सॉरी n-1। यहाँ पर n-1 होता है, तो n-1 n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमारे में ऑर्डर क्या है, 3/3, मतलब 3 - 1 आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद वाली जो भी चीज़ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अभी भी डिटर्मिनेंट के अंदर ही रहेगी। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a, ऐसे। और इस पूरे का क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर। ये पूरा स्क्वायर आ गया। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ से, अब हम ये चाहते हैं कि इस -6 जो दिख रहा है, इस -6 को बाहर निकालना चाहते हैं। जैसे 3 को बाहर निकाला था, इसको भी बाहर निकालेंगे। अगेन कितना आ जाएगा, ये 3 पावर 3 था, तो यहाँ -6 पावर 3 आएगा। बट यहाँ पर जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की वजह से एक स्क्वायर और लग जाएगा इसके ऊपर, तो इसकी गलती भी हो जाती है, जो हमें याद रखना है। नाउ फिर से बोला है एडजॉइंट ऑफ 3a, और इसका क्या है, स्क्वायर। तो नाउ 3 पावर 3, ये स्क्वायर होगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा, अब ये प्लस बन जाएगा। तो 6 की पावर 3 और 3 × 2 ये तो आ जाएगा 6 पावर 6 इंटू एडजॉइंट है, फिर से हटाएंगे तो क्या होगा, 3a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। 2 पहले से ही था, तो स्क्वायर का स्क्वायर कितना बन जाएगा, यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 4 आ चुका है। आगे हम और सॉल्व करते हैं। अब जरा इसमें देखो, ये 3 पावर 3 है, 6 पावर 6 है। 6 पावर 6 में हम क्या छुपा हुआ है, यहाँ पर 2 पावर 6 है और 3 पावर 6 दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 पावर 6 × 3 पावर 6, 3 पावर 6 और 3 पावर 3 दोनों कंबाइंड होके क्या आ जाएगा, 3 पावर 9। तो यहाँ से हमारा आएगा 3 पावर 9 × 2 पावर 6। ये हमारे पास है अभी अंदर जो है। अब यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ, इस 3 को निकालना चाहता हूँ। तो ये 3 कैसे आएगा, अकेले नहीं आएगा, 3 की पावर 3 लेकर आएगा, बट साथ में यहाँ पर 4 और दिया हुआ है, तो ये उसके ऊपर 4 भी लग जाएगा। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर 3 पावर 3 आया, बट साथ में 4 पावर लेकर आया, और अंदर क्या बच गया अभी, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 4, ये अभी हमारे पास बच गया है। तो यहाँ से देखें तो 3 पावर 9 × 2 पावर 6, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 पावर 12। और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, -2, दैट्स वाई -2 पावर 4, तो माइनस तो प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पावर 4। तो फाइनल हम देखें तो 3 की पावर कितनी आ चुकी है, 3 की पावर 21 एंड 2 पावर 10। अब इस वैल्यू को यदि हम इस वैल्यू से यदि कंपेयर करते हैं इस वाली वैल्यू को, तो साफ साफ समझ में आ रहा है n इज इक्वल टू कितना है, 10 है, और m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21। इस तरह से हमारी ये n और m की वैल्यू आ चुकी हैं। क्या इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है, इन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन भी दी थी कि m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। यस, m की वैल्यू n से बड़ी आ रही है, इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो उन्होंने फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर हमसे पूछा है कि 4m + 2n ये कितना होने वाला है। तो 4m कितना है 21, 2n कितना है यहाँ पर 10, दैट्स वाई ये कितना आ जाएगा 84 + 20। तो फाइनल आंसर इज़ 104। तो 104 ये इंटीजर में हमें आंसर लिख के आना था। आई होप आपको समझ में आया होगा डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। ध्यान से प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हर स्टेप पर कहीं पर भी पावर की मिस्टेक्स हो सकती है और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था जो कि डिफ़िकल्ट था, हर किसी से सॉल्व होने वाला नहीं था। तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर हमें बोला गया एफ एक्स बी ए रियल डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ जीरो इज इक्वल टू 1। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा हमें दिया गया है कि एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बोला है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये चीज़ दी गई है। चलिए बाद में हमसे ये कुछ पूछा है, चलो यहाँ तक तो हम बाद में आएंगे, पहले हमें यहाँ एफ एन दिया है तो मतलब फंक्शन निकालना पड़ेगा इसका यूज करके। तो पहले हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, यहाँ पर उसको लिख लेते हैं। तो ये कितना आएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ वाई इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा है। चलो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। क्या, मैं x और y दोनों को 0 डालना चाहता हूँ। ऐसा क्यों डालना चाहता हूँ, मेरे मन में क्यों आया, क्योंकि इन्होंने ही मुझे हिंट दिया है इनडायरेक्ट कि f0 1 है। तो इसका मतलब मेरा मन करेगा कि x की जगह क्या डालना चाहिए, x की जगह मुझे पुट करना चाहिए 0। जैसे ही मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरा ये क्वेश्चन मुझे क्या दे देगा, 0 + 0 ये बन जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ये f0 f डैश 0 f0 f डैश 0, मतलब ये ट्वाइस ऑफ f0 इंटू एफ डैश 0 हो जाएगा। और मुझे ऑलरेडी दिया है कि f0 कितना है, 1 है, तो बोल सकते हैं हमने कट कर दिया, या फिर 1 की वैल्यू भी डाल सकते हो। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ डैश 0। इसका मतलब एफ डैश 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो इस तरह से हमारे पास एफ डैश 0 की वैल्यू आ चुकी है। ओके गॉट इट, बहुत अच्छा काम हो गया है हमारा। अब मुझे क्या करना है, मैं अब एक और वैल्यू डालना चाहता हूँ, पुट करना चाहता हूँ। वो क्या वैल्यू है, यहाँ पर ओनली मैं y को 0 डालना चाहता हूँ। किसको 0, इस बार ओनली y को, x को कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, केवल किसको 0 डाल देंगे हम, y को। y को क्यों डाला 0, ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने y को 0 डाला इस वाली चीज़ में, तो यहाँ से LHS में क्या मिलेगा मुझे, LHS में मिलेगा मुझे fx, है ना, LHS में क्या मिलेगा मुझे fx, और इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा fx इंटू एफ डैश 0 प्लस f0 इंटू एफ डैश एक्स। इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी y को 0 डालने पर, है ना। ये जो वैल्यू मिली है, एफ डैश 0 की वैल्यू डाल देते हैं, f0 की वैल्यू डाल देते हैं, एफ डैश 0 हाफ है और f0 कितना था, 1। तो दैट्स वाई एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 ऑफ एफ एक्स प्लस ये 1 है तो प्लस कितना आ गया, एफ डैश एक्स। इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या इतना आ जाएगा, 1/2 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अब थोड़ा सा मैं एफ डैश एक्स को पहले लिख लेता हूँ, इसको पलट के लिख देते हैं। एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है हमारे dy बाय डी एक्स। एफ एक्स को मैं y लिख सकता हूँ, तो इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, y/2। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। जैसे ही मैं इसको इधर लाऊंगा, चलो हम थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। चलो इधर ही पहले लिख लेते हैं, dy बाय y इज इक्वल टू dx/2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा दोनों तरफ। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, log ऑफ y इज इक्वल टू x/2 प्लस c, ये हमें मिल जाएगा। ओके, log y इज इक्वल टू x/2 प्लस c। अब इसको c की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम f0 इज इक्वल टू 1 को यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब x इज इक्वल टू 0 मैंने डाला, x इज इक्वल टू 0 डाला तो y कितना है हमारा, 1। अब ध्यान से देखो, यदि x को 0 डाला 0/2 0 आ जाएगा, y को 1 डाला log 1 0 होता है। डेट्स वाई यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि c की वैल्यू क्या है हमारी, c की वैल्यू कितनी है, 0 ही है ना। c की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, c इज 0। जैसे ही c 0 है तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ करेंगे, c 0 आ गया तो फाइनल ये log y इज इक्वल टू x/2 बन गया। अच्छा log y को ही, y ये एक्चुअल में क्या है, fx है, तो log ऑफ fx भी कितना आ गया, x/2। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है log fx की, जो उन्होंने यहाँ पर बोली है। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए चलो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से 100 और यहाँ x/2 आ जाएगा। मतलब हम 1/2 यहाँ लिख लेते हैं और समीशन x लिख लेते हैं, या x या n बोल सकते हो इसको, क्योंकि n के टर्म्स में दिया है, n इज इक्वल टू 1 से 100। मतलब 1/2, 1 + 2 + 3 + ... कहाँ तक, 100 तक बात की गई है।
तो ये क्या होता है, n नेचुरल नंबर्स का सम, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। n कितना है अपना 100 इंटू 101, 100 प्लस वन अपॉन टू, इससे ये 50 टाइम्स, इससे ये 25 टाइम, 25 इंटू 101 करोगे तो 2525, ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2525 समझ में आया। पहले फंक्शनल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, वहाँ से हमें फिर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन आएगा, देन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वहाँ से सीरीज बनेगी, एपीजीपी का क्वेश्चन बनेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये काफ़ी लेंथी और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो इट्स बेटर कि आप लोग इसको लास्ट के लिए छोड़ो या फिर पूरे एग्जाम में इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके बट हमें जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आना चाहिए कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। हमारे पास यदि एक्स्ट्रा समय है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए, एक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और काफ़ी गंदा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये भी, है ना। एफ हमें दिया गया है, काफ़ी सारे 10 के टर्म्स में दिया गया है ना। डोमेन हमें दिया गया है -π/2 से +π/2, फिर I1 बोला गया है और I2 बोला गया, देन I1 + I2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ओके तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर fx, इस fx को पहले मैं लिख लेता हूँ, fx को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। fx ज़रा ध्यान से यहाँ पर ही देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है ना, मुझे कॉमन आता हुआ क्या दिख रहा है यहाँ पर, 7 10 पावर 6x, ये कॉमन आता हुआ दिख रहा है। और साथ में अब मुझे दिख रहा है मनी मन में कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 10² x + 1 बनेगा, और 10² x + 1 क्या होता है, वो होता है sec² x। तो ये इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, sec² x माइनस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, हमें दिख रहा है -3 tan² x कॉमन आ जाएगा, और -3 tan² x जैसे ही कॉमन आया तो इंटू में फिर से 10² x + 1 बनेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, sec² x। ये फिर से sec² x आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो fx है ये फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, पूरे में से sec² x कॉमन लेकर sec² x इंटू मल्टीप्लाई 7 टाइम्स 10 × 6x माइनस 3 टाइम्स 10² x, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा fx मिल चुका है। अब चलिए हम बात करते हैं I1 की। I1 को लिखा जाए, I1 क्या है हमारे पास, I1 इज इक्वल टू, I1 बोला इंटीग्रेशन 0 से π/4, 0 से π/4 और fx dx, fx की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा sec² x इंटू 7 10 × 6x माइनस 3 tan² x है ना dx। इस तरह से हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन के लिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेट t इज इक्वल टू, हम डाल देते हैं क्या, tan x। t इज इक्वल टू, जैसे ही मैंने tan x डाला यहाँ पर तो मुझे मिल जाएगा, या बोल सकते हैं tan x इज इक्वल टू t डाला, चलो मैं इसको आगे इसको पीछे लिख देता हूँ। tan x इज इक्वल टू t डाला तो मुझे डिफ्रेंशिएशन क्या मिल जाएगा यहाँ पर, sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमें क्या मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ तो इधर dt बन गई, नाउ ये बन जाएगा 7t⁻6 माइनस 3t², और यहाँ पर क्या आ गया, dt, और ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या बन जाएगी हमारी, जब ये 0 था तो tan 0 पर t 0 हो जाएगा, और π/4 था, tan π/4 पर t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे मैंने इधर क्या लिख दिया, 0 से लेकर 1 तक। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा t⁻7 माइनस t⁻3। लिमिट डालोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अरे ये तो मज़ा आ गया, जैसे ही 1 डालेंगे 1 - 1 आएगा, माइनस में 0 - 0, तो मतलब I1 की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ चुकी है, 0। तो I1 जो हमें काफ़ी डरावना लग रहा था वो हम क्या हो चुका है, पूरी तरह से 0 हो चुका है। ओके तो इसको हमने 0 कर दिया। नाउ अब लास्ट चीज़ बची है, क्या बचा है हमारे पास, I2। चलो हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो I2 इज इक्वल टू, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 0 से π/4 x इंटू fx dx।
दिस वैल्यू इज गिवन x इंटू एफ एक्स ऑफ डी एक्स। अब हमने तो क्या किया था कैलकुलेशन यहाँ पर पूरा t में किया था 10x को कन्वर्ट करके, तो हम फिर से क्या चाहते हैं, हम 10x के टर्म्स में ही हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि t के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं 10x को t डालने के बाद। तो यदि हम उसमें फिर से 10x को t डालेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x की जगह 10x t था तो x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा। तो लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से 1, ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स t। और यहाँ एफ एक्स हमारा सॉल्व करके क्या बन गया था, t डालने के बाद ये आ गया था, ये 7 t⁻6 माइनस 3t²। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हमने कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अब क्या करेंगे, वाई पार्ट्स हम लगाएंगे, वाई पार्ट्स लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। तो नाउ इसको पहले हमने ऐसे ही छोड़ दिया, tan इनवर्स t मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा t⁻7 अपॉन में तो 1 ही आएगा क्योंकि 7 7 कट हो जाएगा। सो t⁻7 हम ऑलरेडी लिख देते हैं यहाँ पर, t⁻7 माइनस t³ और यहाँ पर पूरे पर लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से लेकर 1 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 0 से 1। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस t² और इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो गया कितना t⁻7 माइनस t³ अपॉन 1 प्लस t² और यहाँ पर क्या आ गया हमारा dt, इस तरह से आ गया है। तो हम क्या बोलते हैं, जब यहाँ लिमिट डालेंगे तो ये पूरी वैल्यू 1 - 1 0 0 - 1 0 फिर से 0 हो गई ये पूरी वैल्यू, जैसे कि यहाँ I1 के केस में हमने देखा था। अभी हमारा ये वाला पार्ट बचा हुआ है माइनस के राइट हैंड साइड वाला, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर से देखो t³ कॉमन आता हुआ दिख रहा है मुझे, तो माइनस t³ इंटीग्रेशन का साइन 0 से 1, अंदर क्या बचा है हमारे पास t⁻4 माइनस 1/1 प्लस t² dt। अब यहाँ पर 0 से 1 ये क्या आएगा t² प्लस 1 इंटू t² माइनस 1 होगा, है ना, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो t² माइनस 1 इंटू t² प्लस 1, t² प्लस 1 t² प्लस 1 नीचे कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा t³ इंटू t² माइनस 1 dt। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, इतना लिख दिया। अब लास्ट स्टेप पर है हम, यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा t⁻5 माइनस t⁻3 dt। नाउ इंटीग्रेट कर देते हैं तो माइनस ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा t⁻6/6 माइनस t⁻4/4 और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी 0 से 1। जैसे ही हम 1 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/6 माइनस 1/4 माइनस 0 तो यदि हम इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, देन 2 - 3 करेंगे तो माइनस 1/12 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी I2 की 1/12। तो I2 इज इक्वल टू 1/12। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू I1 कितना है 0, I2 कितना है 12 इंटू 1/12, इससे कट हो गया तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1। तो इतना खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, इतना लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर क्या है प्यारा सा 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस पूरे पेपर को हमने कैसे सॉल्व किया। पेपर लेंथी था, काफ़ी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए प्रिकॉशन के साथ हमें इसको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत थी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।